सो हेलो गाइस, आ चुका है एक ब्रांड न्यू वीडियो लेकर। तो आज हम देखने वाले एक नया एनिमे जो कि 2026 में ही आया है। और उस एनिमे की स्टोरी कुछ इस तरीके की है कि आप जरा सोचो कि सोशल मीडिया की दुनिया में आपका कोई ऐसा दोस्त बना है जिसका कि शायद से आपको असली नाम भी न पता हो, लेकिन फिर भी आप बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ कुछ भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि इसीलिए शायद आपको कहीं ना कहीं ये बात पता है कि वो आपको कभी भी जज नहीं करेगा। लेकिन क्या हो अगर वो एक दिन आपसे बिना कुछ कहे एकदम से ही गायब हो जाए। तो यही कुछ कहानी है आज के हमारे इस एनिमे की। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मैं ऐसे ही काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। तो कहानी की शुरुआत जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वैसे ही हुई है कि यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जो कि एक लड़का है, उसकी भी एक ऐसे ऑनलाइन दोस्त थी जो उसे बिना कुछ बताए एकदम ही गायब हो गई। और हम यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है यामाबुकी अरिसु। फिर अब हमें यहाँ पर एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अरिसु एक लड़की से बात कर रहा था, और हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम था अपोलो, जो कि एक मिडनाइट रेडियो शो चलाती थी। हालांकि उसके लिसनर्स बिल्कुल ना के बराबर थे। और यहाँ पर अरिसो और अपोलो दोनों ही बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से अभी भी मिडिल स्कूल स्टार्ट ही नहीं हुआ और टीचर्स ने उनके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। और हमें यहाँ पर इस को देखने के बाद ये तो पता लग गया है कि अरिसो और अपोलो दोनों ही मिडिल स्कूलर हैं। तभी यहाँ पर अरिसो कहता है कि पूरे दिन की थकान के बाद तुम्हारी वॉइस ही एक ऐसी चीज है जो कि मुझे पूरे दिल से शांति देती है, और मुझे तुमसे बात करना काफी अच्छा लगता है। तो फिर बताओ अपोलो, आखिर तुम कौन से हाई स्कूल में जाना पसंद करोगी? तब वो कहती है कि अगर मेरे बस में हुआ तो मैं एक ऐसे स्कूल में जाना चाहूंगी जहाँ पर सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती हो, और अगर वहाँ से ओशन व्यू दिखता हो तो फिर क्या ही कहना, मैं तो फिर वहाँ पर ही जाऊंगी। और ऐसे ये दोनों घंटों तक बातें करते रहते हैं। लेकिन ये आखिरी बार था जब अरिसो काफी खुल के हंसा था। फिर हमें यहाँ पर प्रेजेंट का सीन दिखा जाता है जो कि 3 साल बाद का होता है, जहाँ पर स्कूल में टीचर इन सभी लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि फॉरेन गर्ल्स और बॉयज अब दोनों स्कूल एक साथ हो चुके हैं। मतलब कि स्कूल में लड़के और लड़कियां दोनों ही एक साथ में ही पढ़ेंगे। और फिर टीचर यहाँ पर लड़कियों से कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सभी लोगों को ये चीज जानकर काफी बुरा लगा होगा, लेकिन वेल अब हम कुछ कर भी नहीं सकते, तो हम सभी लोगों को मिलकर इन लड़कों को झेलना ही होगा। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से एक लड़का उनमें से उठता है और वो टीचर के सामने जाकर कहता है कि आपने यहाँ पर आखिर में पूरी स्पीच को खराब कर दिया। ये आखिर कितना स्पेशल मोमेंट है, तो फिर क्या आप चाहते हैं कि आपकी स्पेशल स्पीच ऐसे ही खराब हो जाए? तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी स्पीच को फिर से दो। लेकिन तभी टीचर कहता है कि आखिर तुम हो कौन? तभी वो कहता है कि मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दो। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि अरिसु था, जहाँ पर वो सभी लोगों को कह रहा होता है कि मेरा नाम है यामाबुकी अरिसु और मैं हूँ वारिस यामाबुकी ग्रुप का, और पूरे जापान का फ्यूचर मेरे हाथों में ही है। तो इसका मतलब है कि मुझे सबसे ज्यादा परफेक्ट होना होगा। और फिर ऐसे ही वो काफी सारी बकवास कर रहा होता है, जैसे कि उसका फेवरेट फूड क्या है, और ऐसे ही काफी सारी चीजें कह रहा होता है सभी को। और फिर लास्ट में जब उसकी स्पीच खत्म होने वाली होती है तो वो लास्ट में कहता है कि मुझ में सिर्फ एक ही कमी है कि मैं बस 99% परफेक्ट हूँ, और दरअसल जो बाकी रहा 1% वो तुम सभी लोगों से मुझे मिलेगा, और अगर स्पेसिफिकली कहूँ तो वो बस लड़कियों से मिलेगा। तो तुम लोग सुनो, स्कूल के अंदर जितनी भी लड़कियां हैं वो सब मेरे पास आओ और मेरे कान में आराम से आई लव यू कहो। और यहाँ पर ये सुनने के बाद तो पूरी क्लास ही चिल्लाने लगती है, क्योंकि यहाँ पर ये तो काफी बकवास कर रहा था। और जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पीरियड खत्म होता है तो उसके सभी दोस्त यहाँ पर उसे घेर लेते हैं, और यहाँ पर 2 लड़कियां अरिसु से कह रहे होते हैं कि यहाँ पर ये सारी लड़कियां पहले से ही हमसे काफी डरी हुई थी, और अब वो हमारे बारे में आखिर पता नहीं क्या ही उल्टा सीधा सोच रही होंगी। और ये बोलकर तो तुमने उन्हें दिखाई ही दिया कि तुम कितने बड़े क्रीप हो, और तुमने तो अपने साथ साथ सभी लड़कों का नाम डुबा दिया। और उसका दूसरा दोस्त कह रहा होता है कि आखिर तुम सभी लड़कियों से आई लव यू क्यों सुनना चाहते हो, कुछ हमारे लिए भी तो छोड़ दो। तभी यहाँ पर एक लड़की भी उसके पास आती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो काफी क्यूरियस लग रही होती है, और वो यहाँ पर आकर सिर्फ उसे यही इतना ही पूछती है कि आखिर तुम सभी लड़कियों से आई लव यू क्यों सुनना चाहते हो, क्योंकि अगर तुम गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहे हो तो इस रोल के लिए मैं अप्लाई कर सकती हूँ। और फिर जैसे ही वो यहाँ पर उसके मुंह से आई लव यू सुनता है तो फिर वो और भी उस लड़की के पास चला जाता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो लड़की भी ऐसा उसे देखकर काफी घबरा जाती है। जिसके बाद अरिसु यहाँ पर अपने कान को उसके होठों के पास लाकर कहता है कि मुझे फिर से सुनना है, और अब जल्दी करो और आई लव यू बोलो। और फिर जब वो लड़की वापस आई लव यू कहती है तभी वो अचानक से यहाँ पर से डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चला जाता है, और वहाँ पर उसका ऐसा बिहेवियर देखकर सभी लड़के कह रहे होते हैं कि आखिर इसकी दिक्कत क्या है। और बाकी लोग कह रहे होते हैं कि ऐसा तो ये 2 सालों से कर रहा है, और मुझे लगता है कि जरूर ये पागल हो चुका है। और सच बताओ तो आपको भी देखकर ऐसा लग रहा होता है कि आखिर ऐसा कौन ही करता है, और पता नहीं आगे इस एनिमे में क्या क्या होने वाला है। और यहाँ पर अरिसु बाहर आकर अपने नोट्स में लिख रहा होता है कि इसकी आवाज में वो एज नहीं था, तो फिर ये तो अपोलो हो ही नहीं सकती। और फिर वो लिस्ट के अंदर से उसका नाम काट देता है, और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहा है कि वो अपोलो से रियल लाइफ में तो नहीं मिला, तो वो हर जगह पर उसे ढूंढ रहा होता है कि शायद कहीं पर वो उसे मिल जाए। लेकिन तभी अचानक से उसके फोन के अंदर एक मैसेज आता है, और उसे लग रहा होता है कि अपोलो ने फिर से स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो जैसे अपने फोन को देखता है तो वो उसमें देखता है कि उसमें तो उसकी मम का मैसेज आ रखा होता है, जो कि सिर्फ उसे अपना न्यू हेयर स्टाइल दिखाना चाहती है। और तभी वो यहाँ पर कह रहा होता है कि पता नहीं आखिर मैं उम्मीद भी क्यों रख रहा हूँ, और क्योंकि अब तो अपोलो को बिल्कुल 2 साल हो चुके हैं और इस बीच उसने कोई भी लाइव स्ट्रीम नहीं की है। फिर हमें वापस से यहाँ पर एक फ्लैशबैक
फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ पर बैठकर अरिसो रात में वेट कर रहा था ताकि वो हर रोज की तरह अपोलो की स्ट्रीम को सुन सके। और वो कह रहा होता कि मिडिल स्कूल में सिर्फ वही एक उसकी खुशी थी और वो हर बार स्कूल से आता, होमवर्क करता और खाना खाता और फिर लास्ट में वो रात में जाकर अपोलो की लाइव स्ट्रीम को देखता था। और रेडियो शो के अंदर वो अपने दिल की बातें बताया करती थी कि आखिर उसके साथ स्कूल में क्या हुआ, जहाँ पर अरिसो को भी उसकी आवाज को सुनना काफी पसंद था। हालांकि यहाँ पर अपोलो की काफी अच्छी आवाज थी, लेकिन फिर भी उसके कुछ लिसनर्स नहीं थे, क्योंकि वो काफी लेट रात में स्ट्रीम किया करती थी। और उसमें एक बात थी कि वो स्ट्रीम को हर बार एक ही तरीके से एंड करती थी और अपोलो यहाँ पर सभी लोगों को साथ में ही लास्ट में जाकर शुक्रिया कहती थी जिन लोगों ने भी उसे सुना, और वो उन्हें अगले दिन आने के लिए कहती थी। और लास्ट में वो जाते जाते सभी लोगों को आई लव यू भी कहती थी। और जैसे ही यहाँ पर अरिसो अपने मन में ये सारी बातों को सोच रहा था, तभी यहाँ पर पीछे से एक लड़की आकर उसके कान में यही चीज बोलती है। और यहाँ पर अरिसो थोड़ी देर के लिए तो डर ही जाता है, मानो कि खुद अपोलो ही उसके सामने आ गई हो। तभी यहाँ पर ये लड़की हंसते हुए उससे कह रही होती है, तो फिर तुम यही चीज सुनना चाहते थे सभी लड़कियों से, है ना? मैंने ये चीज को अपनी दोस्त से सुना। तो अरिसो यहाँ पर उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। लेकिन उसके पूछने के बावजूद वो लड़की उसे नहीं बताती और फिर वो वहाँ से जाते हुए कह रही होती है कि ब्रेक टाइम कब का खत्म हो चुका है, तो फिर तुम्हें क्लासरूम में चले जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद तुम्हें टीचर क्लासरूम में नहीं आने देंगे। तब वो भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब वो यहाँ पर पूरे दिन ही उसी लड़की के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उस लड़की की आवाज पूरी तरीके से अपोलो की तरह ही लग रही थी उसे। और अरिसो यहाँ पर सोच रहा होता है क्या वही लड़की अपोलो थी? लेकिन आखिर वो अब उस लड़की को ढूंढेगा कहाँ, क्योंकि उसे अभी तक तो उसका नाम भी नहीं पता। लेकिन एक चीज काफी अच्छी है कि अरिसो को यहाँ पर उसकी शक्ल याद है, तो वो कह रहा होता है कि अब मेरा बस एक ही काम है, पूरे स्कूल में जाकर एक एक लड़कियों से मिलना, ताकि मैं उससे मिल सकूं। लेकिन तभी अचानक से रेडियो में से आवाज आती है और वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है, जहाँ पर वो आवाज भी किसी लड़की की होती है, जहाँ पर अरिसो भी इस आवाज को सुनकर पूरी तरीके से काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि ये आवाज तो बिल्कुल वही लड़की की थी जो कि अभी अभी उसे मिली थी। और रेडियो में तो उसकी आवाज पूरी तरीके से अपोलो की तरह ही लग रही थी। और तभी यहाँ पर अरिसो भी भागते हुए ब्रॉडकास्ट रूम की तरफ जा रहा होता है और यहाँ पर जाते हुए उसके दिमाग में फ्लैशबैक आने लगते हैं और वो कह रहा होता है कि अपोलो ने 2 साल पहले स्ट्रीम करना बंद कर दिया था और बस इतना ही नहीं, उसने अपनी पुरानी लाइव स्ट्रीम्स को भी हटा दिया और मैंने उसकी आवाज को 2 सालों से नहीं सुना है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो इसी स्कूल में पढ़ती है, क्योंकि जब हम पहले बात किया करते थे तो उसने मुझे बताया था कि उसे एक ऐसे स्कूल में जाना है जहाँ से सीधा ही ओशियन व्यू दिखता हो और उस स्कूल में सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती हो। और सिर्फ यही एक रीजन था जिस वजह से मैं इसी स्कूल में आया, क्योंकि यहाँ से सीधा ही ओशियन भी दिखता है और पहले ये स्कूल सिर्फ लड़कियों का ही हुआ करता था। और ऐसे ये सारी चीजें बताते हुए वो ब्रॉडकास्टिंग रूम के बाहर आ जाता है और कह रहा होता है कि फाइनली 2 साल बाद मैं अब जाकर तुमसे मिल सकता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ काफी सारी बातें करनी है और मुझे तुमसे पूछना है कि आखिर तुम क्यों अचानक से चली गई और क्या तुम्हें मैं याद भी हूँ, और आखिरकार तुमने रेडियो शो करना बंद क्यों कर दिया। और अरिसो के दिमाग में ऐसे ही काफी सारे सवाल थे और उसके सारे सवालों का जवाब बिल्कुल उस दरवाजे के दूसरी तरफ था, क्योंकि वो फाइनली यहाँ पर अपनी अपोलो से मिल सकता था। लेकिन वो जैसे ही उस डोर को खोलता है तो यहाँ पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, उस रूम के अंदर एक लड़की नहीं थी बल्कि वहाँ पर तो टोटल 4 लड़कियाँ थी। और यहाँ पर अरिसो को देखकर वो चारों की चारों लड़कियाँ उसके ऊपर चिल्लाने लगती हैं और कह रही होती कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। और उनमें से एक लड़की कह रही होती है कि शो को ब्रॉडकास्ट करना बंद कर दो, वरना बाकी बच्चे भी हमारी बातें सुन लेंगे। और यहाँ पर वो लोग भी माइक को बंद कर देते हैं और उनमें से वो लड़की जो कि उससे पहले मिली थी वो कहती है कि ये लड़का सच में पागल है। फिर ऐसे ही ये लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं, तब उनमें से पिंक बालों वाली लड़की कह रही होती है कि यही एक रीजन था जिस वजह से मैं नहीं चाहती थी कि लड़के और लड़कियां साथ में पढ़े, क्योंकि लड़के काफी ज्यादा बदतमीज होते हैं। तब यहाँ पर अरिसो इससे माफी मांगता है और वो मन में ही सोच रहा होता है कि मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर अपोलो से मिल लूंगा, क्योंकि रिका की आवाज बिल्कुल ही अपोलो की तरह थी। लेकिन अब इस रूम में एंटर करने के बाद मुझे तो इन सभी लोगों की आवाज अपोलो की तरह लग रही है। तो स्टार्टिंग करते हैं इस लड़की से। इसकी आवाज पूरी तरीके से अपोलो की तरह है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ब्लैक बालों वाली लड़की के बारे में सोचूं तो इसके बोलने का तरीका वो बिल्कुल अपोलो की तरह है। और ये व्हाइट बालों वाली लड़की जो जिस तरीके से विस्पर करती है ठीक उसी तरीके से विस्पर अपोलो किया करती थी जब उसके पेरेंट्स घर में होते थे और उसे अपनी आवाज को कम करना पड़ता था। और बात करो इस पिंक बालों वाली लड़की की तो इसकी आवाज सेम वैसी ही है जब अपोलो गुस्सा करती है। और मैंने सोचा था कि फाइनली स्कूल में एडमिशन लेने के बाद मैं यहाँ पर अपोलो से मिल पाऊंगा और शायद मैं यहाँ पर अपोलो की आवाज का पता लगा भी लेता, लेकिन मुझे पूरे 3 साल हो गए हैं जबकि मैंने इन 3 सालों में उसकी आवाज को नहीं सुना। और अगर देखा जाए तो इन 3 सालों में वो काफी मैच्योर भी हो गई होगी, तो अब ये बताना काफी नामुमकिन है कि अब इन तीनों में से रियल अपोलो है कौन। तभी इनमें से एक लड़की कहती है कि अगर तुम यहाँ पर आए हो तो शायद से तुम्हारा सपना भी यही होगा कि तुम्हें अपनी वॉइस को आगे लेकर जाना है। तभी यहाँ पर अरिसो कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना, क्योंकि मेरा खुद का एक फैमिली बिजनेस है, मैं वही काम करूंगा। और यहाँ पर सुनकर ये पिंक बाल वाली लड़की भड़क जाती है और वो कहती है कि अगर तुम्हारा फैमिली बिजनेस है तो फिर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो व्हाइट बालों वाली लड़की उसे समझा रही होती है कि हम चारों का एक ही सपना है और हमें यहाँ पर आगे फ्यूचर में काम चाहिए अपनी वॉइस से रिलेटेड, और ये ब्रॉडकास्ट क्लब को हमने इसी वजह से ज्वाइन किया है ताकि हम अपनी स्किल्स को आगे बढ़ा सकें। और इतना बोलने के बाद वो सभी लोग एक एक कर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जहाँ पर ब्लैक बालों वाली लड़की
कह रही होती है, मेरा नाम है कुजुकी शिनोबु और मेरा सपना है कि मैं एक एंकर बनूं क्योंकि मुझे चीजें और शो को होस्ट करना काफी पसंद है। और तब यहाँ पर व्हाइट बाल वाली लड़की बताती है कि मेरा नाम है किनिको ईगो और मेरा सपना है कि मैं एक बहुत बड़ी यूट्यूबर बनूं। और पिंक बाल वाली लड़की बताती है कि मेरा नाम है हिमिकावा नीवे और मेरा सपना है एक वॉइस एक्टर बनने का। और यहाँ पर फाइनली ब्राउन बाल वाली लड़की बताती है कि मेरा नाम है इनोहाना रिका और मेरा सपना है कि मैं एक आइडल बनूं क्योंकि मुझे जापान की सबसे बड़ी सिंगर बनना है। और यहाँ पर इन सभी के सपने सुनने के बाद तो मानो कि यहाँ पर आरिसो को काफी बड़ा झटका लगता है और यहाँ पर उसके दिमाग में एक पुरानी मेमोरी अनलॉक हो जाती है क्योंकि उसे यहाँ पर ये बात तो याद नहीं होता कि आखिर अपोलो का क्या सपना था, लेकिन उसे ये चीज याद है कि अपोलो ने भी एक बार इस चीज को मेंशन किया था कि उसे फ्यूचर में कुछ ऐसा काम करना है जिसमें कि उसकी आवाज का यूज हो जैसे कि इन चारों का ही सपना है। और तभी शिनोबु कहती है कि अब तुम्हें तो इंट्रोडक्शन की जरूरत है ही नहीं और तुम्हारे बारे में तो पूरा स्कूल ही बात कर रहा है। वो तुमने आखिर क्लास में क्या कहा था, सभी लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे बच्चों की माँ बन जाओ। तभी यहाँ पर अरिसो उसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि मैंने बस तुम लोगों को आई लव यू कहने के लिए कहा था। आखिर ये बात बच्चों तक कब से पहुंच गई, लेकिन इससे आगे वो कुछ बोल पाता। तभी नैने उसे लात मार देती है और कहती है कि तुम सच में बहुत बड़े क्रीप हो, आखिर लड़कियों से ऐसी बातें कौन ही करता है। तब वो उसे बताता है कि मैं ये जानबूझकर नहीं कर रहा, मैंने बस उन लड़कियों से आई लव यू कहने के लिए इसी वजह से कहा था ताकि मैं उनकी आवाज को सुन सकूं और मुझे किसी को ढूंढना है। तभी यहाँ पर इको पीछे से अगर कहती है कहीं तो मुझे तो नहीं ढूंढ रहे और तभी वो उसे अपना यूट्यूब का मॉडल दिखाती है। और अगर आपको नहीं पता कि आखिर यूट्यूबर्स कौन होते हैं तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि दरअसल वो ये लोग होते हैं जो कि लाइव स्ट्रीम करते हैं लेकिन अपने रियल चेहरा नहीं दिखाकर बल्कि एनिमे कैरेक्टर बनकर। तभी रिका कहती है कि नहीं, शायद ये मुझे ढूंढ रहा होगा क्योंकि जब ये यहाँ से वॉशरूम जा रहा था तब मैं उससे मिली थी। तब वो यहाँ पर सीरियस होकर कहता है कि हाँ, दरअसल मैं तुम्हें यहाँ पर मिलने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर पहुंचने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ क्योंकि तुम सभी लोग यहाँ पर उसकी तरह साउंड कर रहे हो। तो फिर मुझे अपना सवाल सीधे से ही पूछने दो कि तुम चारों में से जो भी अपोलो है वो अपने हाथ को खड़ा करे, लेकिन यहाँ पर चारों में से कोई भी अपने हाथ को खड़ा नहीं करता, वो चारों ही उसे बस घूरते रहते हैं। तभी इको कहती है क्या किसी चॉकलेट का नाम है और ये सुनकर तो शिनो भी बिल्कुल ही खुश हो जाती है और कहती है कि चॉकलेट्स तो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, क्या मुझे भी एक मिलेगी। और नैने कहती है कि क्या तुम यहाँ पर सच में चॉकलेट्स के बारे में बात करने आए हो। और तभी यहाँ पर उसे याद आता है कि अपोलो कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी और वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी पता चले कि आखिर वो रियल लाइफ में कैसी दिखती है। और अगर मैं इनसे बेवकूफी की तरफ पूछूंगा कि आखिर अपोलो कौन है तो फिर वो ऐसे ही बता थोड़ी ना देगी और मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए था। और फिर यहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे, जिस वजह से वो यहाँ से वापस जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर सभी लड़कियां एक एक कर कहती हैं कि यहाँ पर कभी भी वापस मत आना क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो कि इस क्लब के मेंबर हैं। और तभी यहाँ पर ये सुनते ही उसे समझ आ जाता है कि अगर वो अभी ही यहाँ से बाहर चला गया तो वो अपनी अपोलो से कभी भी नहीं मिल पाएगा। और वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे भी इस क्लब का मेंबर बनना है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरी वॉइस इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मुझे काफी सारी टेक्निकल नॉलेज है और खासकर तुम्हारे पास जो सामान पड़ा है ये बहुत ही आउटडेटेड है, तो तुम लोग पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत करना, वो सारी चीजें मैं संभाल लूंगा। तभी यहाँ पर ये सुनकर चारों लड़की आपस में भी बात करना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि हाँ, ये रिकॉर्डिंग सामान तो काफी पुराने हैं और इस वजह से हमारी आवाज अच्छे से स्टूडेंट्स के पास पहुंच ही नहीं पाती। और यहाँ पर ये चारों ही सोच रहे होते हैं कि अब उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए जो कि ये सारा सामान उन लोगों के पास लेकर आ सके और सारे ही टेक्निकल इश्यू को संभाल सके। और यहाँ पर रिका बिना किसी झंझट के मान जाती है, लेकिन यहाँ पर बाकी सब काफी हैरान थे और कहते हैं क्या हम इसे ऐसे ही आने देंगे। तो रिका समझाती है कि बात बस इतनी से ही नहीं है बल्कि ये लड़का है तो हम इससे काफी सारे काम करवा सकते हैं जैसे कि सामान शिफ्ट कराना और वगैरह वगैरह। और वैसे भी मुझे इसकी वॉइस थोड़ी सी पसंद आई। और यहाँ पर आरिसो तो ये चीज को सुनकर काफी खुश हो जाता है और कहता है कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं इस ग्रुप को काफी अच्छे से लीड करूंगा और इसको नई ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा। तभी यहाँ पर नैने कहती है कि आखिर तुम्हें बॉस किसने बनाया, हमारी लीडर और स्कूल प्रेसिडेंट रिका है। तभी आइको कहती है कि आखिर ये हमारा फायदा हुआ, हमें काफी सारे नए सामान मिलेंगे और एक लड़का भी मिल जाएगा जो कि हमारी भारी सामान उठाने में मदद कर सके, लेकिन ये सारी चीजों में तो फायदा हमारा हुआ, आखिर इससे क्या मिलेगा। तो नैने कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, आखिर हम लोग इसे देख आ सकते हैं, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि वो चीज वो नहीं है जो कि आप सोच रहे हो, तो जरा सा शांत बैठो। फिर हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर रिका उन सभी लोगों को पास में बुलाती है और कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है और सभी लोगों को कान में कुछ तो कहती है, लेकिन हमें ये चीज को नहीं बताया जाता कि वो आखिर क्या बताती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सुनने के बाद वो तीनों ही काफी शौक होते हैं और वो कहते हैं कि क्या सच में हमें उसे ये चीज दे देनी चाहिए, लेकिन शायद वो उसे इतनी पसंद न आए। तो रिका कहती कि हाँ, उसे जरूर पसंद आएगी क्योंकि इसी चीज की वजह से तो उसने पूरे स्कूल के सामने अपना नाम बदनाम कर लिया। और तभी वो कहते कि तुम पीछे मुड़ जाओ। और सच में मुझे इस मोमेंट पर लग रहा था कि सच में वही चीज होने वाली है जो कि तुम सभी लोग सोच रहे हो, लेकिन वो तभी जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो चारों लड़कियां उसके कान में कहती हैं कि आई लव यू। तो तुम लोग सच में बताना कमेंट्स में, आपने ये चीज तो नहीं सोची होगी है ना। चलो अब इतने भी सीधे नहीं हो गए। फिर हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर आरिसो तो ये चीज को सुनकर काफी घबरा जाता है, जो देखकर रिका कहती है क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए था कि तुम सभी लड़कियों के मुंह से ये सुन सको। लेकिन यहाँ पर आरिसो को ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आती और वो कहता है कि लंच ब्रेक खत्म हो चुका है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन वो क्लास के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि वो हर बार हर
किसी को आई लव यू कहा करती थी, और एक दिन बचपन में मैंने भी उसे बोल दिया था और मैंने बचपन में ही अपनी फीलिंग्स को उसे कन्फेस कर दिया था। लेकिन अभी उसे रिग्रेट हो रहा होता है कि आखिर वो उस समय पर क्या सोच रहा था। आखिर क्या होगा अगर वो अपोलो के पास वो रिकॉर्डिंग अभी भी होगी, और अगर उसने वो चीज को लीक कर दिया तो मेरा नाम ही बदनाम हो जाएगा। तो फिर मुझे उसकी सारी फाइल्स को न चाहते हुए भी डिलीट करना होगा और उसके सामने जाकर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना होगा। फिर अब यहाँ पर जैसे इनके क्लब में नया मेंबर आ चुका था, इसी वजह से ये लोग पार्टी करने लग जाते हैं और ये सभी लोग यहाँ पर उसे पहले ही वार्न कर देते हैं कि अगर तुम यहाँ पर हम सभी को ज्वाइन कर रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर काम भी करना ही होगा, और हम जैसा भी बोलेंगे और जो भी बोलेंगे तुम्हें वो करना ही होगा। और यहाँ पर ये चीज को मान जाता है क्योंकि इसमें अपना खुद का ही फायदा है, क्योंकि वो जितना ही लोगों के क्लोज रहेगा अपोलो को ढूंढना उतना ही आसान होगा। फिर अब शाम को वो ऐसे ही घूम रहा होता है और वो फिर से यहाँ पर अपनी नोटबुक में एक नई लिस्ट को बनाता है और वो कहता है कि अब मेरा काम काफी आसान हो गया, क्योंकि अब सिर्फ 4 लड़कियां हैं जिनको कि मुझे अलग अलग ऑब्जर्व करना है, और ऐसे में फाइनली अपोलो को ढूंढ ही लूंगा। फिर वो यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग रूम में जाता है जहाँ पर शिनोबू बैठी हुई होती है, वो भी अकेले, जहाँ पर आरिसु से पूछ रहा होता है कि आखिर बाकी सब कहाँ पर हैं। तभी शिनोबू कहती है कि यहाँ पर कोई भी किसी की नहीं सुनता, जिसे जो भी करना है वो वही करता है। तभी वो यहाँ पर शिनोबू से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम लोगों ने यहाँ पर पेपर पर एक क्रॉस क्यों बना रखा है। तो वो यहाँ पर उसे बताने लगती है कि यहाँ पर वो वर्ड्स हैं जो कि अक्सर लोग बोलने में गलती कर देते हैं, तो मैंने इन्हें पहले से ही मार्क कर रखा है ताकि जब मैं ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करूँ तो मुझसे वो गलती न हो। तभी वो कहता है कि ये स्कूल की वाइस प्रेसिडेंट है, एक तरीके से मान लो तो स्कूल की प्रिंसेस, तो क्या ये अपोलो हो सकती है। फिर यहाँ पर शिनोबू ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर देती है और वो यहाँ पर हर बार की तरह उसकी आवाज ही सुनते रह जाता है, लेकिन वो यहाँ पर बोलते बोलते गड़बड़ करने लग जाती है। तभी आरिसु यहाँ पर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर इसको मार करने का क्या ही फायदा जब तुम फिर से यहाँ पर सारे वर्ड्स को गलत बोल रही हो। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो यहाँ पर नैने को देखता है जिसको की सारी लड़कियों ने घेर रखा होता है, क्योंकि वो यहाँ पर लड़कियों के बीच में काफी पॉपुलर है और सभी लोग उसे कह रहे होते हैं जो हेलिकोस की नई मांगा आई है तो प्लीज इसकी तरह आवाज निकाल कर हमें दिखाओ, और हम देखना चाहते हैं कि आखिर एनीमे आउट में कैसी लगेगी। और वो सभी लोग यहाँ पर उसे मांगा दे देते हैं ताकि वो यहाँ पर उसे पढ़ना शुरू करें। और फिर से यहाँ पर इसकी आवाज भी काफी अच्छी थी और वो यहाँ पर मांगा की डबिंग भी काफी अच्छे से कर रही थी, लेकिन उसे यहाँ पर काफी चीजें पढ़ना नहीं आ रहा था और वो अपने दिमाग में ही काफी सारे वर्ड्स को चेंज कर रही थी और पूरे डायलॉग का मतलब ही बदल दे रही थी, जो देखकर आरिसु सोच रहा होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे जिंदगी में कभी भी काम नहीं मिलेगा, फिर चाहे इसकी आवाज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। और वो मन ही मन कह रहा होता है कि ये तो अपोलो हो ही नहीं सकती, ये तो एक बेवकूफ है। तभी यहाँ पर नैने मूर्ति और कहती है कि मैं उस लड़के की वजह से नहीं पढ़ पा रही और उसी की वजह से मैं यहाँ पर डिस्टर्ब हो रही हूँ। जहाँ पर ये सुनते ही सारी लड़कियां उसके खिलाफ हो जाती हैं, जिस वजह से वो उस बेचारे को वहाँ से जाना पड़ता है। फिर वो यहाँ पर सीढ़ियों पर बैठकर सोच ही रहा होता है कि आखिर वो उनकी आवाज से कैसे पता लगे कि अपोलो है कौन, क्योंकि उसने अपोलो की आवाज को सिर्फ ऑनलाइन सुना है और आमने सामने कभी भी नहीं, और ये चीज जितना उसने सोचा था उतना असर नहीं होने वाला। फिर वो यहाँ पर बैठकर ये सारी चीजें सोच ही रहा होता है और तभी यहाँ पर इको आ जाती है और वो कहती है कि मुझे स्ट्रीम करनी है तो तुम थोड़ा सा शांत रहना। और फिर वो यहाँ पर अपना टैबलेट लगाकर यहीं पर स्ट्रीम करना स्टार्ट कर देती है और फिर वो लाइव जाकर अपने फैंस को हेलो कहती है और तभी वो यहाँ पर स्ट्रीम को एंड कर देती है, जो देखकर अरिसु कहता है कि आखिर फायदा ही क्या हुआ स्ट्रीम करने का जबकि तुम्हें इतनी जल्दी ही एंड करना था। तभी इको कहती है कि अभी हम स्कूल में हैं और अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं स्ट्रीम कर सकूं, जो सुनकर वो यहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और वो यहाँ से जाते हुए काफी गुस्सा हो रहा होता है और कह रहा होता है कि कोई भी यहाँ पर अपने सपने को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। शिनोबू यहाँ पर अपने वर्ड्स को फंबल कर रही है और नैने यहाँ पर बिल्कुल भी ढंग से डायलॉग को नहीं पढ़ पा रही और इको को यहाँ पर यूट्यूबर बनना है, लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। तो फिर आखिर ये लोग अपने सपने को पूरा करेंगे कैसे। और अगर यहाँ पर इका की बात करूँ तो वो तो मुझे क्लब में दिखी ही नहीं, मतलब कि चारों में से कोई भी सीरियसली नहीं है और ये तो काफी शर्म की बात होगी अगर इन चारों में से कोई भी अपोलो हुआ तो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अपोलो का सपना बर्बाद हो। फिर ये सभी लोग यहाँ पर अपने अलग अलग जगह पर होते हैं। तभी यहाँ पर अचानक से ब्रॉडकास्टिंग रूम से लड़ाई की आवाज आने लगती है, क्योंकि यहाँ पर शिनोबू पहले से वहाँ पर होती है तो बाकी तीनों लड़कियां भागते हुए वहाँ पर आ जाती हैं। क्या कि ब्रॉडकास्टिंग रूम में हुआ क्या, और वहाँ पर जाकर उन्हें पता लगता है कि आरिसु यहाँ पर काफी भड़का हुआ था और वो यहाँ पर उन्हें काफी गुस्से में कह रहा होता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम लोगों में से किसी का भी सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि तुम में से कोई भी अपने सपने को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। लेकिन अब बहुत हो चुका, मुझे नहीं पता कि आखिर तुम चारों में से अपोलो कौन है, तो फिर तुम सभी के सपने मैं खुद पूरे करूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ क्यों ना करना पड़े। जहाँ पर ये सुनकर चारों लड़कियां काफी मोटिवेट हो जाती हैं और वो लोग इतना मोटिवेट होकर उसे लात मारकर कमरे से ही बाहर फेंक देते हैं और वो कह रहे होते हैं कि आखिर इसकी हिम्मत किसी हम पे ऊपर चिल्लाने की। और आरिसु यहाँ पर सोच ही रहा होता है कि आखिर इन लड़कियों का क्या ही करें। तभी उसका फोन फिर से बजता है और तभी वो कहते हैं कि आखिर मम मुझे इतने मैसेज क्यों कर रही है। लेकिन वो जैसे ही फोन को देखता है तो उसके पैरों से जमीन निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो देखता है कि अपोलो ने स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आखिर 3 साल बाद ही क्यों। और तभी अपोलो कहती है कि मुझे तो हार्ट अटैक ही आ गया था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने क्लोज हो जाओगे, तुमने तो लगभग मुझे ढूंढ ही लिया था, लेकिन माफ करना कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि आखिर मैं इन चारों में से कौन हूँ। फिलहाल अभी तो बिल्कुल नहीं। मुझे अभी भी याद है कि मैं किस तरीके से तुम्हें बोला करती थी कि मुझे और भी लिसनर्स चाहिए, लेकिन सच कहूँ तो तुम ही मेरे लिए काफी थे। मुझे काफी अच्छा लगता था कि कम से कम एक तो है जो कि हर रात मुझे सुनने के लिए आता है
बिल्कुल आप ही की तरह जो कि मेरे वीडियो को हर रोज देखते हैं। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक जरूर ठोक देना। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर अपोलो कह रही होती है कि जब हर स्ट्रीम के बाद मैं लास्ट में कहती थी आई लव यू, तो वो मेरे सभी लिसनर्स के लिए नहीं होता था, वो बस होता था तुम्हारे लिए। खैर मैं तुम्हें ये चीज को बता तो नहीं सकती, लेकिन तुम मुझे ढूंढने की पूरी कोशिश करो। और हमें पता चलता है कि इससे पहले तो इसे सिर्फ शक था, और अब यहाँ पर ये पूरी तरीके से तय है कि अपोलो उन चारों में से कोई एक है। लेकिन अब उसे ये पता लगाना है कि इन चारों में से कौन है। तो इस अरिसो को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि अगर अपोलो स्कूल के अंदर ही है तो फिर आखिर वो मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती। और एक पल के लिए तो वो ये भी सोचता है कि वो फिर से रूम के अंदर एंटर करें और जाकर उन चारों से पूछे कि उनमें से अपोलो कौन है। लेकिन वो अंदर नहीं जाता क्योंकि यहाँ पर अपोलो अगर ये चीज छुपाना चाहती है तो मैं उसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, एक दिन तो मैं इसके बारे में पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर अपोलो है कौन, और जब तक मुझे पता नहीं चलता तब तक मैं तुम चारों के ही सपने पूरे करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन से ही यहाँ पर अरिसो इन चारों की ट्रेनिंग कराने लग जाता है और कह रहा होता है कि अगर तुम फिट रहोगे तो तुम्हारी आवाज में ये अच्छा सा निखार आएगा। तो इसी वजह से हम रोज ही ट्रेनिंग करेंगे क्योंकि ये हमारी हेल्थ के साथ साथ आवाज के लिए भी काफी अच्छा है। तभी नैना कहती है कि वो तो हम समझ गए, लेकिन 6 बजे कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ईगो को तो सिर्फ आइसक्रीम खानी थी, उसे भागने से कोई भी मतलब नहीं था। और वो सभी लोग यहाँ पर अरिसो को देखकर काफी हैरान होते हैं क्योंकि वो यहाँ पर उनसे भी तेज बल्कि उल्टा भाग रहा था। और फिर यहाँ पर इतनी सारी ट्रेनिंग करने के बाद वो कहता है कि इतना वार्म अप काफी है। लेकिन यहाँ पर ये सुन के तो सभी लोग काफी पागल ही हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम इसे वार्म अप कहते हो? मैं तो पूरी तरीके से थक चुकी हूँ और अब मुझे और कुछ भी नहीं करना। और तभी नैना कह रही होती है कि वैसे भी तुम्हें हमें जाने हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ है, तो फिर आखिर तुम्हें हमारा कोच बनाया किसने? तो वो कहता है कि मैं हर चीज के अंदर परफेक्ट हूँ, तो तुम लोगों का कोच सिर्फ मैं ही बन सकता हूँ। जो सुनकर सिनो भी कहती है कि तुम पूरी तरीके से गलत तो नहीं हो, तुम सिर्फ हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हो। और फिर वो नैना से कहती है कि शायद से ये बात तुम भी जानती हो, वरना तो तुम यहाँ पर कभी भी नहीं आती। तभी यहाँ पर रिका आती है और कहती है कि हम सभी के सपने काफी अलग हैं, तो फिर क्या तुम सच में हमारे अलग अलग कामों को जज कर सकते हो? क्या तुम्हें सच में हर चीज में इतनी महारत है? तभी अरिसो कहता है कि हाँ, मैं हर चीज में काफी परफेक्ट हूँ और ऐसा कोई भी काम नहीं जो कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन फिलहाल हम ब्रेकफास्ट करने के लिए चलते हैं क्योंकि ट्रेनिंग के साथ साथ रेस्ट भी काफी जरूरी है। लेकिन यहाँ पर सभी लड़कियां एकदम से ही मना कर देती है और कहती है कि वो तो ऐसी हालत में कभी भी खाना खाने के लिए नहीं जाएंगी क्योंकि वो अभी के लिए पूरी तरीके से पसीने में लबदब है, तो वो यहाँ से सीधा ही नहाने के लिए जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर फाइनली वो लोग रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अरिसो एक एक नोटबुक को सभी लोगों को दे देता है जिसमें कि लिखा हुआ होता है कि ये सभी लोग अपने अपने सपने कैसे पूरे करेंगे। ईगो को वीट्यूबर एजेंसी में ऑडिशन देना था और शिनोबु को एक कोर्स पूरा करना था कि आखिर बेहतर एंकर कैसे बने। और यहाँ पर रेने को हम देखते हैं जहाँ पर उसे एक बुक नहीं बल्कि काफी सारी नोटों का ढेर दिया गया होता है और अरिसो कहता है कि तुम्हें 3rd लेवल कांजी का एग्जाम क्लियर करना है ताकि तुम्हारी रीडिंग स्किल काफी अच्छी हो सके। फिर तभी यहाँ पर सभी लोगों की नजर रिका की तरफ जाती है और उन्हें जानना होता है कि आखिर रिका को क्या करना होगा। तब रिका इन लोगों को बता रही होती है कि मुझे खुद के गाने लिखने हैं और साथ ही साथ उन्हें स्टेज के ऊपर परफॉर्म करना है और इसी के साथ मुझे यहाँ पर अपने गानों की 50 सीडी को भी बेचना होगा। जिसके बाद यहाँ पर अरिसो बता रहा होता है कि ये सारी चीजें करने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि ये सुनकर तो रिका बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो अरिसो से कहती है क्या तुमने कभी भी इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया है? तब वो यहाँ पर सीधा ही मना कर देता है और कहता है कि मैंने आज तक किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हाथ तक नहीं लगाया। हाँ, मैं कभी कभार सीटियां बजा लेता हूँ लेकिन उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं। तभी रिका कहती कि अगर तुमने कभी भी नहीं प्ले किया तो तुम्हें नहीं पता, आखिर तुम्हें पता भी है इस चीज के लिए कितनी करेज चाहिए। लेकिन यहाँ पर अरिसो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और कहता है कि तुम्हें जिंदगी भर ऐसे ही बैठे रहना है, अगर तुम्हें बड़ी सिंगर बनना है तो तुम्हें ये सारी चीजें करनी ही होगी। जो सुनकर रिका कहती है क्या तुम कभी भी नर्वस नहीं होते? जहाँ पर वो उसे सीधा ही मना कर देता है और वो कहता है कि हमारी फैमिली के अंदर इम्पॉसिबल और नर्वस की तरह शब्दों का यूज ही नहीं होता और मैं कभी भी नर्वस फील नहीं करता। तभी यहाँ पर रिका उसका मुंह पकड़ते हुए कहती है कि तुम काफी बड़े झूठे हो, तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो और कुछ भी नहीं, और अगर तुम्हें यहाँ पर म्यूजिक प्ले करना तक नहीं आता तो फिर मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर अरिसो कह रहा होता है कि आखिर इसे क्या हो गया और नैना यहाँ पर कह रही होती है कि इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है क्योंकि वो गाना गाने में काफी अच्छी है, यहाँ तक कि वो लिरिक्स को भी काफी अच्छा लिखती है और अगर कोई तुम जैसा लड़का उसे जज करेगा वो भी उसे गाने के बारे में तो ये चीज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। वैसे उसे क्या, ये चीज तो किसी को भी नहीं पसंद आएगी क्योंकि तुम्हें म्यूजिक के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। तो इसका मतलब कि वो ठीक ही बोल रही है, तुम तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करते हो। जहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि यहाँ पर नैने को शिनोबु शांत कराने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि रिका उसे पहले ही काफी सारी चीजें सुना चुकी है, तो तुम भी अब शांत हो जाओ। क्या तुम देख नहीं सकती वो हमारी कितनी मदद करने की कोशिश कर रहा है? और तभी हम देखते हैं यहाँ पर ये सारी चीजें सुनने के बाद अरिसो तो अपने घुटनों पर ही बैठ जाता है और उसे ये चीज रियलाइज हो रही होती है कि आखिर रिका उसे क्या कहने की कोशिश कर रही थी और कहता है क्या उसे ये लगता है कि वो म्यूजिक नहीं सीख सकता और कहता है कि आज तक मेरा इतना बड़ा मजाक किसने नहीं बनाया सिवाय मेरी छोटी बहन, बड़ी बहन और मम के अलावा। और हम यहाँ पर इसका ऐसा रिएक्शन देखकर समझ ही सकते हैं कि ये बात उसके दिल पर लगी चुकी थी, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो रिका का कॉन्सर्ट देखने के लिए जाएगा। और हमें पता चलता है कि वो हर वेडनेसडे को स्कूल में अपना छोटा सा इवेंट करती है
हैं। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर वो अपने गाने नहीं गाती और हम देख ही सकते हैं यहाँ पर रिका का कॉन्सर्ट देखने के लिए बाकी सभी आए थे और यहाँ पर गाना स्टार्ट करने से पहले रिका एक चीज कह रही होती है कि ये मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर काफी नर्वस हूँ। पता नहीं ये चीज आप बता भी सकते हैं या फिर नहीं। और यहाँ पर ये सुनकर अरिसु ये चीज को रियलाइज करता है कि ये सारी चीजें तो अपोलो भी गाना गाने से पहले बोला करती थी। जिसके बाद यहाँ पर रिका भी गाना गाना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर रिका की आवाज में जो सॉफ्टनेस थी वो बिल्कुल ही सटीक अपोलो की आवाज से मैच कर रही थी। जहाँ पर अरिसु तो उसके गाने सुनते ही रह जाता है और वो यहाँ पर उसका गाना सुनते हुए भूल ही गया था कि आखिर वो यहाँ पर आया किस लिए है। और यहाँ पर कॉन्सर्ट के खत्म होने के बाद वो रिका के अंदर अपोलो की झलक देख सकता था और वो तब यहाँ पर रिका के पास जाकर कहता है कि मैं तुमसे सुबह के लिए माफी मांगना चाहता हूँ और हाँ सच में तुम काफी अच्छा गाती हो, तो तुमने यहाँ पर इतना अच्छा कर लिया तो फिर तुम्हें यहाँ पर स्ट्रीट पर परफॉर्म करने में क्या दिक्कत है। बस तुम्हें वहाँ पर अपने खुद के गाने गाने हैं और अपनी सीरीज को बेचना है। आखिर तुम ये छोटी सी बात को क्यों नहीं समझ पा रही। लेकिन यहाँ पर रिका फिर से उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम आखिर कोई भी नहीं होते मुझे ये बताने वाले कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो फिर तुम मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो। और यहाँ पर इतना बोलने के साथ वो यहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन यहाँ पर अरिसु से नहीं मिलता और आज तो वो यहाँ पर क्लब में भी नहीं आया था। तब यहाँ पर ये देखकर रिका को काफी बुरा लगता है और सोच रही होती है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही सुना दिया उसे। और वो यहाँ पर ये भी डिसाइड करती है कि वो आज जाकर उसे माफी मांगेगी। लेकिन तभी वो यहाँ पर एक चीज को नोटिस करती है कि स्कूल के सभी बच्चे यहाँ पर किसी के ऊपर तो चिल्ला रहे थे और फिर वो यहाँ पर जाकर देखती है तो वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि अरिसु होता है जो कि यहाँ पर खड़े होकर गिटार बजाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हम यहाँ पर देख ही सकते हैं कि यहाँ पर सभी ऑडियंस उससे चिड़ी हुई थी क्योंकि ये वही लड़का है जो कि रिका को परेशान कर रहा था। और यहाँ पर रिका तो बिल्कुल शॉक में ही होती है और सोच रही होती है क्या अरिसु सच में यहाँ पर गिटार बजा रहा है। और यहाँ पर वो उसके हाथों को देखकर बता सकती थी कि उसने पूरी रात भर बैठकर प्रैक्टिस की है और कह रही होती कि लगता है कि इसने मेरी बातों को काफी सीरियसली ले लिया और ये सच में गिटार सीखने लग गया। तभी वो यहाँ पर काफी अच्छी से स्माइल करती है और उसके बगल में जाकर खड़ी हो जाती है ताकि वहाँ पर सभी ऑडियंस शांत हो जाए। जिसके बाद ये दोनों ही यहाँ पर साथ में प्ले करते हैं और सच में यहाँ पर अरिसु ने गिटार को काफी खराब तरीके से प्ले किया था। लेकिन आखिर हम यहाँ पर उससे उम्मीद भी क्या कर सकते थे क्योंकि हमें भी पता है कि आखिर एक रात में तो ये सब कुछ नहीं सीख सकता। फिर बाद में यहाँ पर जैसे ये लोग साथ में बैठे हुए होते हैं तभी यहाँ पर रिका उसकी तारीफ कर रही होती है और कहती है कि तुम्हारे अंदर सच में काफी कॉन्फिडेंस है। उसे ये चीज काफी अच्छे से पता थी कि वो प्ले नहीं कर सकता, लेकिन तब भी वो सभी लोगों के सामने आया और इतना ही नहीं उसने सभी के सामने प्ले भी किया। शायद सच में तुम कभी भी नर्वस नहीं होते। और ये सुनकर तो यहाँ पर वापस से अरिसु घमंडियों की तरफ बातें करने लगता है और कहता है कि यामाबू की फैमिली मेंबर्स को पता भी नहीं होता कि आखिर नर्वसनेस क्या होती है। और यहाँ पर जैसे ही वो ये बोलता है तो रिका उसे एकदम ही गले लगा लेती है बस ये चीज को देखने के लिए कि आखिर वो ये चीज से भी नर्वस होता है या फिर नहीं। लेकिन सच में यहाँ पर अरिसु इस बार तो नर्वस हो गया था। फिर अगले दिन वो यहाँ पर नैने पर फोकस करता है क्योंकि वो यहाँ पर आजकल काफी बिजी रहने लगी थी और वो यहाँ पर उसे कांजी की प्रैक्टिस करने के लिए तो कहता है, लेकिन वो यहाँ पर उसे मना कर बाहर चली जाती है। तब यहाँ पर शिनोबू कहती है कि तुम आजकल काफी बिजी रहने लगी हो, आखिर बात क्या है। और अरिसु भी यहाँ पर उसके पीछे लग जाता है और कहता है कि तुम्हें कांजी की प्रैक्टिस तो करनी ही होगी वरना आखिर तुम्हारा ड्रीम कैसे पूरा होगा। तभी अरिसु कहता है कि आखिर इसकी प्रॉब्लम है क्या, आखिर ये चिड़चिड़ी हमेशा क्यों रहती है, शायद इसे मेरी मदद की जरूरत ही नहीं है। लेकिन तभी शिनोबू कहती है कि ऐसा नहीं है, वो बस अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती और जब भी वो झूठ बोलती है तो उसके कान लाल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि नैने यहाँ पर अरिसु से चिढ़ रही है, बस उसे यहाँ पर तुमसे मदद मांगने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। जो सुनकर अरिसु यहाँ पर उसका पीछे करने लगता है ये देखने के लिए कि क्या शिनोबू की बात सच में सही है, ये सच में बिजी है या फिर नहीं। फिर वो यहाँ पर उसका पीछा करते हुए एक क्लासरूम में पहुंचता है जहाँ पर वो देखता है कि नैना तो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन वो यहाँ पर नोटिस करता है कि वहाँ पर वो अकेले ही प्रैक्टिस कर रही थी और उसकी यहाँ पर आवाज काफी सॉफ्ट थी, जहाँ पर वो देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वो ऐसा चाहती हो कि सभी लोग उसे अटेंशन दे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज की कमी है कि वो यहाँ पर सभी डायलॉग्स को काफी गंदे तरीके से बोल रही थी, मानो कि उसके डायलॉग्स में कोई भी इमोशंस हो ही ना। और यहाँ पर उसे ऐसा ही देखकर काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और एकदम से ही दरवाजा खोलकर कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो, अगर तुम ऐसे ही बोलती रहोगी तो बाकी लोगों को तो नींद ही आ जाएगी, क्या तुम अपनी बातों में थोड़ा सा इमोशंस नहीं डाल सकती। लेकिन तभी वो यहाँ पर सीधा ही उसके मुंह के ऊपर बुक को मार देती है और कहती कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर नजर रखने की, क्या तुम में सच में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। तभी यहाँ पर अरिसु बुक को देखता है कि आखिर वो मांगा कौन सी पढ़ रही है, जो देखकर नैने उसे बता रही होती है कि ये काफी पॉपुलर मांगा है और इसका एनिमे एडेप्टेशन भी काफी जल्द ही आने वाला है और इसी के लिए वो वॉइस एक्टर्स को भी ढूंढ रहे हैं। और तभी अरिसु कहता है कि एक प्रिंसेस जो कि नाइट के प्यार में पड़ जाती है, आखिर इस मांगा में ऐसा है क्या। जो सुनकर नैना कहती है कि आखिर इसमें है क्या पता, इसको पढ़कर तो मैं रोने लगी थी। इस मांगा में एक प्रिंसेस नाइट के प्यार में पड़ जाती है, लेकिन वो यहाँ पर ये चीज को किसी को भी बता नहीं सकती। पर जब उसी की आंखों के सामने वो नाइट मर जाता है तब वो वहाँ पर उस नाइट को पकड़कर फुट फुट कर रोना चाहती थी। लेकिन अगर वो यहाँ पर ऐसा करती तो सभी लोगों को इन दोनों के बारे में पता चल जाता। तो फिर वो वहाँ पर जाती है और उसके ऊपर से मिट्टी हटाने लग जाती है और वो इसी बहाने से उसके हेलमेट के ऊपर किस भी करती है, जिस वजह से उन दोनों के बारे में किसी को पता भी नहीं चलता। और उस प्रिंसेस
जिसने उसको उसका फाइनल गुड बाय भी दे दिया। क्या तुम बिल्कुल भी देख नहीं सकते कि आखिर ये कितनी इमोशनल मांगा है। तभी आरिसो वहाँ पर उसके बिल्कुल ही सामने आ जाता है और कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम्हें ये सारी चीजें पसंद है। और यहाँ पर नैने आरिसो को इतना पास देकर काफी डर जाती है और कहती है कि वो यहाँ से बिल्कुल बाहर चला जाए क्योंकि यहाँ पर उसे प्रैक्टिस करनी है। लेकिन वो यहाँ पर उसकी बिल्कुल भी बात को नहीं मानता और वो उसे अपने सारे ही एम्बैरेसिंग मोमेंट्स बताने लगता है और कहता है कि एक बार जब मैं मिडिल स्कूल के अंदर ट्रिप पर गया था तब मैं वहाँ पर अपना बिस्तर गीला कर दिया था, और एक बार जब मैं डेंटिस्ट के पास गया था तभी मैंने अपनी पैंट को गीला कर दिया था। और ऐसे ही वो अपने काफी सारे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स को बता रहा होता है उसे। और तभी यहाँ पर नैने ब्लश करते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, आखिर तुम मुझे ये सारी चीजें क्यों बता रहे हो। और तभी यहाँ पर रिसु कहता है कि मैंने तुम्हारे अपने सारे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स बता दिए, तो अब तुम्हें भी शायद अपने एम्बैरेसिंग मोमेंट्स बताने में थोड़ी सी आसानी हो। और यहाँ पर फाइनली नैने भी मान जाती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इमोशंस दिखाना नहीं चाहती, लेकिन मैं इस कैरेक्टर को बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रही क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पता ही नहीं है कि आखिर रिलेशनशिप में होना कैसा लगता है। और जब तक मेरे अंदर वो वाली फीलिंग नहीं आएगी तो फिर आखिर में ऐसे एक्ट कैसे कर पाऊंगी। और ये सुनकर तो अरिसो बिल्कुल भी समय नहीं गवाता और सीधा ही घुटने पे आकर उसे प्रपोज कर देता है और कहता है क्या 3 हफ्तों के लिए तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। और हमें पता चलता है कि आखिर 3 हफ्ते इसीलिए क्योंकि 3 हफ्ते बाद इसका ऑडिशन था। लेकिन यहाँ पर नैने को तो बिल्कुल भी इस चीज के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता और कहती है कि आखिर ये क्या चल रहा है। तब यहाँ पर आरिसो से समझा रहा होता है कि 3 हफ्तों तक हम यहाँ पर रिलेशनशिप में रहेंगे, मैं पूरी तरीके से यहाँ पर सोलर की तरह एक्ट करूंगा और तुम बिल्कुल प्रिंसेस की तरह एक्ट करना, जिस वजह से तुम्हारे अंदर वो इमोशंस आ जाएंगे और तुम काफी अच्छे से वॉइस एक्टिंग कर पाओगी। और वो कहती है कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाओ। और आरिसो कहता है कि वैसे भी मैं ये सारी चीजें तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और तो ये तुम्हारा सपना है, मेरा नहीं। लेकिन यहाँ पर नैने की ये मांगा बिल्कुल फेवरेट थी तो वो रोल पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, तो इसी वजह से वो यहाँ पर मान जाती है। जिसके बाद ये दोनों ही लवर्स की तरह एक्ट करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर ये चीज को देखकर तो पूरा स्कूल ही पागल हो चुका था, बिल्कुल ही उस मांगा की तरह कि कैसे एक प्रिंसेस एक सोल्जर से प्यार कर सकती है। और वो दोनों यहाँ पर सभी के सामने हाथ पकड़कर चलते और वो सारी चीजें करते जो कि कपल्स करते हैं। और बस इतना ही, वो दोनों यहाँ पर धीरे धीरे कर वो सारे पोजेस और डायलॉग्स मारने लग जाते हैं जो कि उस मांगा में थे। जैसे कि यहाँ पर नैने को गोद में उठाना, बिल्कुल सेम यही ठीक पैनल मांगा में भी था। और ये सारी चीजें यहाँ पर नैने को 3 हफ्तों तक झेलनी ही होगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर नैने की सांसें रुक जाती है जब उसे यहाँ पर रियलाइज होता है कि आगे फाइनल चैप्टर में क्या हुआ था। और वो सोच रही होती कि अगर ये सारी चीजें ये कर रहा है जो कि मांगा में हुई थी तो इसका मतलब क्या हमें एंड में किस करना होगा। और ऐसे ही यहाँ पर काफी सारे दिन बीत जाते हैं और यहाँ पर ये दोनों एक एक कर सारी चीजें कर रहे होते हैं जो कि मांगा में हुई थी, वो चलाना, नैने को गोदी में उठाना और पता नहीं ऐसे ही काफी सारी चीजें। लेकिन अब यहाँ पर फाइनल दिन आ चुका था और अब यहाँ पर ये फाइनल मोमेंट था जब इन दोनों को किस करना था, जहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि नैने तो यहाँ पर काफी ज्यादा नर्वस थी और सोच रही होती है क्या ये सारी चीजें इसने इसी वजह से तो नहीं की ताकि ये मुझसे किस ले सके। लेकिन इतने दिन साथ बिताने के बाद ये चीज को ये समझ ही चुकी थी कि आरिसो यहाँ पर ऐसा लड़का नहीं है, लेकिन आखिर क्या करे, रूल्स तो रूल्स है। तो फिर वो यहाँ पर लिपस्टिक को लगाकर बिल्कुल तैयार हो जाती है और फिर जब वो यहाँ पर फाइनल सीन को करने के लिए उसके पास जाती है तो आरिसो यहाँ पर उसके मुंह के ऊपर ही सीधा ही मना कर देता है। और यहाँ पर सुनकर तो नैना बिल्कुल ही हैरान थी और कहती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है कि हम किसिंग सीन को नहीं कर सकते, क्या तुम भूल गए कि हमें प्रैक्टिस करनी थी, हमने एक एक हर वो सीन किया है जो कि मांगा में है, तो फिर आखिर तुम एंड मोमेंट पर पीछे क्यों हट रहे हो। लेकिन यहाँ पर आरिसो मना कर देता है और कहता है कि हमने जितनी प्रैक्टिस करनी थी वो हमने कर ली, लेकिन अपनी लाइफ में से ये सीन सिर्फ उसी के लिए बचा कर रखो जिससे कि तुम सच में पसंद करती हो। और अब यहाँ पर नैना को खुद समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसे क्या फील हो रहा है, क्या वो उसके ऊपर चिल्लाए या फिर खुश हो। लेकिन वो यहाँ पर उसके ऊपर ज्यादा बहस नहीं करती और वो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज कहती है कि तुम आगे जाकर इस दिन के लिए रिग्रेट फील करोगे। जिसके बाद वो यहाँ से ऑडिशन देने के लिए चली जाती है। फिर हमें पता चलता है कि जैसे ही वो यहाँ पर ऑडिशन देकर वापस आती है तब उसे यहाँ पर पता चलता है कि वो यहाँ पर रिजेक्ट हो चुकी है। जहाँ पर ये सुनकर तो और बिल्कुल ही बेहोश हो जाता है और वो कह रहा होता है कि मैंने इतना प्लान बनाया, इतनी मेहनत की, आखिर तुम फेल ही कैसे हो सकती हो, तुमने तो कितनी अच्छी प्रैक्टिस की थी, तो आखिरकार तुम रिजेक्ट कैसे हो गई। तभी नैना उसे समझाती है कि आखिर इसमें तुम्हारी या मेरी किसी की भी गलती नहीं है। असल में इस बुक का जो ऑथर था उसने पहले से ही अपने फेवरेट्स को चुन रखा था और ये ऑडिशन तो सिर्फ नाम का ही था। लेकिन वो यहाँ पर फिर भी उदास होता है और ले जाता है बिल्कुल ही मरे हुए नाइट की तरह जिसने ही पूरी उम्मीद ही खो चुकी हो। और यहाँ पर नैने उसे ऐसे दिखकर सोच रही होती है कि ये तो बिल्कुल मांगा कि उस पैनल की तरह है जब नाइट मर चुका था और प्रिंसेस उसके हेलमेट पे जाकर किस करती है। और यहाँ पर नैने भी जाकर बिल्कुल ठीक ऐसा ही करती है और नीचे झुकती है और बुक के कवर के ऊपर किस करती है जिससे कि खुद अरिसो को और बाकी किसी को भी पता न चले। लेकिन यहाँ पर अरिसो समझ जाता है और वो उसे पकड़ते हुए कहता है कि क्या तुमने अभी मुझे किस किया, मैंने वो मांगा पढ़ी है, बिल्कुल ठीक उसके मांगा के एंडी के सीन की तरह, क्या तुम्हें सच में मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। और यहाँ पर ये सुनकर तो नैना बिल्कुल ही ब्लश करने लग जाती है और बोलती है कि आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो। और इसी के साथ वो यहाँ पर उसे उठाकर पटक देती है और ये बोल रही होती है कि वो उसे काफी हेट करती है और बाकी तीनों लड़कियां तो उसे बिल्कुल भी रोकने की कोशिश नहीं करती क्योंकि कहीं वो खुद ही न पीट जाए। तब अरिसो कह रहा होता है कि मुझे ये पता नहीं था कि
कि वो आखिर मुझसे इतना नफरत क्यों करती है और उसने तो मुझे यहाँ पर उठाकर ही पटक दिया। तब यहाँ पर शिनोबू कहती है कि ऐसा नहीं है, वो तुमसे बिल्कुल भी हेट नहीं करती, क्या तुम भूल गए मैंने तुमसे क्या कहा था। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर नैने के कान तो बिल्कुल ही लाल हो रखे होते हैं और जैसे कि हमें पता है कि नैने के कान तभी लाल होते हैं जबकि वो झूठ बोलती है, तो इसका मतलब ये है कि अरिसु से हेट करने की बात पूरी तरीके से झूठ। में स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चारों लड़कियां बातें कर रही होती हैं कि क्या तुम्हारे पास बॉडी वाइज पड़ा हुआ है। शायद से वो लोग यहाँ पर अपने आप को साफ कर रही थी, लेकिन तभी अचानक इन चारों में से एक को याद आता है कि आखिर हमने दरवाजा बंद किया था या फिर नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर रूम के अंदर अरिसु घुस जाता है और हम देख ही सकते कि वहाँ पर वो रूम के अंदर तभी घुसता है जब वो चारों लड़कियां कपड़े चेंज कर रही थी। लेकिन अगर यहाँ पर कोई और एनीमे होता तो अरिसु की यहाँ पर बिल्कुल भी खैर नहीं थी और पक्का यहाँ पर अरिसु पीट जाता। लेकिन जैसे कि हमें यहाँ पर पता है कि अरिसु यहाँ पर 99% परफेक्ट है, तो फिर वो उल्टा उन लोगों को ही डांटने लगता है और यहाँ पर ये चारों बैठकर उसके लेक्चर सुनते ही रहती हैं, जहाँ पर वो उन्हें काफी सारी चीजें सुना रहा होता है और कहता है कि अब तुम हाई स्कूल में हो तो ऐसी सारी चीजें करना बंद कर दो, कम से कम तुम्हें डोर को लॉक करना ही चाहिए था। आखिर क्या होता अगर मेरी जगह पर कोई और होता तो। तब यहाँ पर रिका आराम से इको से पूछ रही होती है कि आखिर ये हमें ये सारी चीजें क्यों समझा रहा है। तब इको कहती है कि ज्यादा मत पूछो वरना वो हमें और भी सुनाने लग जाएगा। और हम यहाँ पर देख ही सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर शिनोबू ही थी जिसको कि यहाँ पर थोड़ा सा गिल्टी फील हो रहा था, तो वो यहाँ पर रिसु से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद यहाँ पर नैने भी थोड़ी हिम्मत कर कहती है कि गलती तो तुम्हारी भी है, तुम ऐसे ही लड़कियों के रूम में क्यों घुस रहे हो। लेकिन यहाँ पर अरिसु उल्टा उसे ही जवाब दे देता है और कहता है कि ये तुम्हारा कोई पर्सनल रूम नहीं है, ये ब्रॉडकास्टिंग रूम है और मैं भी यहाँ का एक मेंबर हूँ। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर इन लोगों से माफी मांग लेता है क्योंकि वो भी जानता कि उसे यहाँ पर एक बार नॉक करना चाहिए था और अब वो यहाँ पर इन लोगों को ऐसी हालत में देख चुका है तो वो सभी लोग यहाँ पर एक माफी तो डिजर्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि वो चारों लड़कियां इसे ऐसा देखकर काफी हैरान होती हैं और सोच रही होती कि क्या ये सच में माफी मांग रहा है। मैंने अपनी कभी भी जिंदगी में नहीं सोचा था कि अरिसु कभी किसी से माफी मांगेगा। और फिर ऐसे यहाँ पर टाइम बीतते जाता है और स्कूल का टाइम खत्म होता है और अब ये लोग भी यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग रूम में अनाउंसमेंट कर देते हैं। लेकिन आज यहाँ पर अजीब चीज ये थी कि शिनोबू की जगह यहाँ पर आज रिका ब्रॉडकास्टिंग कर रही थी। तभी यहाँ पर शिनोबू हमें बताती है कि मैंने आज फिर से गड़बड़ कर दी और वो बोलते बोलते फिर से अटक गई और इसी वजह से अब यहाँ पर रिका अनाउंसमेंट कर रही है। तभी यहाँ पर रिका कहती कि अब स्कूल खत्म हो चुका है तो फिर क्यों ना हम बाहर कुछ खाने के लिए चले। लेकिन यहाँ पर ये सुनते ही अरिसु सीधा ही मना कर देता है और वो कहता है कि मुझे कुछ पर्सनल काम है तो फिर तुम चारों जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर रिका कहती कि अगर तुम हमारे साथ चलते तो मुझे काफी अच्छा लगता और अरिसु कह रहा होता कि मैं चल सकता हूँ लेकिन अगर तुम थोड़ा सा रोना धोना करो मुझे साथ में ले जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर रिका उसे मना कर देती है और कहती है कि अगर तुम्हें आना हो तो आओ वरना मत आओ और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर इको फिर से कह रही होती मैं आइसक्रीम खाऊंगी। आखिर पता नहीं इसे आइसक्रीम कितनी पसंद है जो कि वो हर बार खाने के लिए कहती रहती है। लेकिन तभी यहाँ पर नैने उन सभी लोगों को रोकते हुए कहती है कि हमें उसका पीछा करना चाहिए। और यहाँ पर ये सुनकर तो एक पल के लिए सभी लोग काफी हैरान थे कि आखिर यहाँ पर नैने का कहने का मतलब क्या है। तब यहाँ पर नैने इन लोगों को समझा रही होती है कि उसने हमें यहाँ पर कपड़े चेंज करते हुए देख लिया और ये हम लड़कियों के लिए काफी शर्म की बात है। आखिर पता नहीं ये चीज को वो जाकर किस किस को बताएगा, तो फिर क्यों ना हम लोग साथ में मिलकर उसका पीछा करें और पीछा पीछा करते क्या पता वो कुछ ऐसा कर दे जिससे कि वो एम्बेरेस हो जाए और वो चीज को करते हुए हम उसकी फोटो खींच लेंगे। क्या पता हमारी तरह वो भी खुले में कपड़े चेंज करें। लेकिन यहाँ पर रिका काफी समझदारी दिखाते हुए कह रही होती है कि ये इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था, वो जानबूझकर हमारे रूम में नहीं घुसा था। लेकिन यहाँ पर नैना काफी गुस्से हो जाती है और कहती है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो अंदर घुसा था यही काफी मैटर करता है। और यहाँ पर इको को ये सारी चीजों को देखते हुए काफी मजा आ रहा था और फिर वो कह रही होती है कि मैं तो पूरी तरीके से तुम्हारे साथ ही हूँ। और अब यहाँ पर रिका भी इन सभी लोगों का एक्साइटमेंट देखते हुए थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लगती है क्योंकि उसे भी जानना था कि इतना परफेक्ट अरिसु अपनी लाइफ में क्या करता है। और अब यहाँ पर ये सभी लोग राजी थे तो आखिर शिनोबू भी इन लोगों को मना क्यों ही करती, तो वो भी इन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पर नैना कह रही होती है कि अब ऐसा एक परफेक्ट मोमेंट ढूंढो जब वो बिना कपड़े के हो और तब हम लोग यहाँ पर उसकी फोटो को खींच लेंगे। और फिर हम यहाँ पर देख ही सकते हैं कि वो लोग यहाँ पर एक स्पाई की तरह उसका पीछा करने लगते हैं हर जगह पर और वो पूरे रास्ते पर यही चीज को सोच रहे होते हैं कि आखिर ये कुछ तो ऐसा करें जिससे कि वो एम्बेरेस हो जाए जैसे कि हम लोग हुए थे उस टाइम पर। तभी यहाँ पर नैना कह रही होती है कि देखो जरा वो कितना बदतमीज है, ट्रेन के अंदर भी एडल्ट मैगजीन को पढ़ रहा है, मैं इसकी यहाँ पर एक फोटो क्लिक कर लेती हूँ ताकि हम उसे लेक्चर दे सके बाद में जैसे कि वो हमें दे रहा था। लेकिन वो यहाँ पर जैसे कैमरा को जूम इन करती है तब उसे वहाँ पर पता चलता है कि वो एक किताब पढ़ रहा था जो किताब होती है कि आखिर बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। और ये देखकर तो हम समझ सकते हैं कि वो इस किताब को इन चारों के लिए पढ़ रहा था क्योंकि उनकी सारी हरकतें बिल्कुल बच्चों की तरह है और वो अपने फ्यूचर को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। लेकिन यहाँ पर अरिसु उन सभी के ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि अब यहाँ पर शिनोबू कह रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि वो कुछ भी गलत काम करेगा, तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। और यहाँ पर ये सुन के तो नैना भी काफी इरिटेट हो जाती है क्योंकि यहाँ तक आते वक्त बिल्कुल भी अरिसु ने कोई भी ऐसी चीज नहीं की होती जिससे कि वो एम्बेरेसिंग
एम्बेसिंग फील करें और उसे यहाँ पर कोई भी फोटो क्लिक करने का मौका नहीं मिल रहा होता और कह रही होती कि अरिसु कभी भी गलती करता है या फिर नहीं। और अभी ये लोग यहाँ पर पीछा करते करते एक कैफे के पास आ जाते हैं जहाँ पर अरिसु भी उस कैफे के अंदर घुस जाता है, जो देखकर यहाँ पर ये लोग कह रहे होते हैं कि अब तो ये पक्का कुछ ना कुछ करेगा और जैसे ही वो कुछ करेगा तो मैं उसकी फोटो क्लिक कर लूंगी। यहाँ पर नैना तो बिल्कुल तैयार बैठी थी कि यहाँ पर जैसे ही अरिसु कुछ भी करे तो वो उसकी एम्बेसिंग फोटो क्लिक कर ले और बाद में वो उसे काफी सारी चीजें सुना सके। लेकिन यहाँ पर सिनोबू कह रही होती कि आखिर वो कैफे में क्या ही कर लेगा, क्या तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही। और फिर यहाँ पर इको फिर से कह रही होती है कि काश उस कैफे में आइसक्रीम मिलती हो, पता नहीं आखिर इस लड़की को आइसक्रीम कितनी पसंद है। और लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो लोग उस कैफे में पहुँचते हैं तो सभी लोग यहाँ पर काफी हैरान हो जाते हैं, इसीलिए नहीं क्योंकि वो कुछ गलत हरकत कर रहा था, इसीलिए क्योंकि वहाँ पर अरिसु एक वेटर की ड्रेस में था। और इससे पहले कि अरिसु यहाँ पर इन लोगों को देख पाता वो सभी लोग यहाँ पर टेबल के पीछे छुप जाते हैं और भारी आवाज करते हुए कह रहे होते हैं कि हम अपने ऑर्डर को बाद में देंगे, ताकि अरिसु वहाँ पर उनके टेबल पर ऑर्डर लेने के लिए न जाए और वो लोग यहाँ पर अपने आप को छुपा सके, ताकि अरिसु को पता न चले कि वो लोग यहाँ पर उसका पीछा कर रहे थे। और यहाँ पर अरिसु इन लोगों को ऐसे आवाज सुनकर बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहा होता, जिसके बाद ये लोग यहाँ पर फुसफुसाकर बातें कर रहे थे और कह रहे होते कि आखिर ये इधर क्या कर रहा है। ये तो 24 घंटे ये सारी चीजें कह रहा था कि ये काफी अमीर है और ये यामाबुकी ग्रुप का फ्यूचर मालिक है। और यहाँ पर इको कह रही होती मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि इसने ये सारी चीजें की, क्या इसने ये सारी चीजें इसी वजह से की ताकि वो लड़कियों के बीच में इंप्रेशन डाल सके। और यहाँ पर इस सारी चीजों को देखते हुए बिल्कुल भी किसी को भी ये चीज यकीन नहीं आ रही होती कि इतने ज्यादा परफेक्ट अरिसु एक वेटर का काम करता है। तभी ये लोग यहाँ पर शॉप के मालिक के साथ अरिसु की बातें सुनते हैं, जहाँ पर अरिसु शॉप के मालिक से कह रहा होता है कि इस बार वो यहाँ पर एक्स्ट्रा काम करेगा क्योंकि उसे यहाँ पर काफी सारे पैसों की जरूरत है। और ये सुनकर तो वो चारों काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि अमीर तो छोड़ो, ये तो काफी गरीब है और इसे तो यहाँ पर ओवरटाइम करना पड़ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता था कि ये काफी अमीर है, लेकिन तभी यहाँ पर दुकान का मालिक भी सेम ही चीज कह रहा होता है कि आखिर तुम ये काम क्यों कर रहे हो, तुम तो अमीर हो है ना। तब अरिसु कहता है कि मैं बिल्कुल भी अमीर नहीं हूँ, वो मेरे फादर हैं और मैं बिल्कुल भी उनके पैसों का यूज नहीं करना चाहता, चाहे वो कितने भी अमीर क्यों ना हो। और अगर मुझे कुछ चीज चाहिए तो उसके लिए मैं खुद भी कमा सकता हूँ और ना ही मैं किसी और की मनी के ऊपर डिपेंडेंट रहूंगा। और यहाँ पर ये चीज को सुन के ही ये चारों ही काफी इंप्रेस हो जाती हैं और कह रही होती कि इतना अमीर होने के बावजूद ये अपने फादर का पैसा नहीं यूज कर रहा। तब वो उस कैफे का मालिक उससे फिर से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हें इतनी भी क्या जरूरत है पैसों की कि तुम इस वजह से एक्स्ट्रा काम कर रहे हो। तब वो उन्हें बता रहा होता है कि उसे ऑडियो इक्विपमेंट चाहिए स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग रूम के लिए, जिसके लिए मुझे 1 मिलियन येन कमाने होंगे, जो कि मैं आपको इंडियन रुपीस में बता दूं तो वो करीबन 5,70,000 रुपए के करीब होंगे। और यहाँ पर ये सुनकर तो वो चारों काफी हैरान होते हैं और कह रहे होते कि मुझे तो ऐसा लगा था कि ये सारे पैसे स्टॉक मार्केट से कमाएगा या फिर अपने डैड से ले लेगा, लेकिन क्या ये इतना सारा काम हमारे लिए कर रहा है। लेकिन तभी वो शांत होकर वापस से उन लोगों की बातें सुनने लग जाते हैं और यहाँ पर शॉप का मालिक उससे कह रहा होता है कि आखिर तुम इन सारी चीजों में अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगता कि स्कूल को 1 मिलियन वॉन देना काफी ज्यादा हो जाएगा। तब अरिसु कहता है कि हाँ, ये इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन ये मैं सब कुछ उन चारों के लिए कर रहा हूँ, उन चारों के ऊपर पैसा लगाना ऐसा ही है मानो कि किसी पैसों में आग लगा देना। सच में मुझे उन चारों से उतनी उम्मीद नहीं है क्योंकि वो खुद ही अपने कामों को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, लेकिन मुझे अपने दिल से एक चीज बिल्कुल पता है कि उनमें खुद का टैलेंट भरा है और उस टैलेंट को निखारने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, चाहे ये चीज करने के लिए मुझे उन लोगों को कितना भी लेक्चर क्यों ना देना पड़े या फिर कितने भी पैसे क्यों ना लगाने पड़े, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक कि वो लोग अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते। और यहाँ पर ये सुनकर तो वो चारों लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं, आखिर होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें अरिसु उन लोगों के लिए ही तो कर रहा है। और वो लोग यहाँ पर रियलाइज करते हैं कि आखिर वो लोग यहाँ पर अरिसु के बारे में क्या क्या सोचते रहते थे और कहते थे कि वो बस बातें ही करता रहता है और बस इन लोगों को ऑर्डर ही देता रहता है, लेकिन यहाँ पर आकर इन लोगों को रियलाइज हुआ कि वो उनके लिए कितनी मेहनत कर रहा है। तब ये लोग अपने आप को रिवील करते हैं और ये चारों एक साथ कहते हैं। और यहाँ पर ये सुनकर तो इन चारों की ही आवाज उसे अपोलो की तरह लग रही थी, लेकिन वो जैसे यहाँ पर अपनी गर्दन को घुमाता है तो वहाँ पर देखता है कि उसकी पूरी टीम वहाँ पर बैठी हुई थी और ये देखकर तो ये बिल्कुल ही शॉक था। लेकिन यहाँ पर मूड को लाइट करने के लिए बीच में नैने आ जाती है और वो यहाँ पर अगर कह रही होती है कि तुम इन कपड़ों में काफी क्यूट लग रहे हो, जरा सोचकर देखो आखिर लोगों को कैसा लगेगा कि स्कूल का सबसे अमीर बच्चा इस कैफे में एक वेटर का काम कर रहा है। और ऐसा कहकर वो यहाँ पर उसकी फोटोज खींचने लग जाती है, जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे सिवाय इको के, क्योंकि हम देख ही सकते हैं कि यहाँ पर उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, लेकिन आखिर उसके दिमाग में क्या चीज चल रही थी वो हमें नहीं पता। फिर हम अगले सीन में यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग रूम को देखते हैं और वो यहाँ पर कुछ तो कर रहा था और यहाँ पर इसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि अपोलो के पास मेरी कन्फेसिंग वीडियो पड़ी हुई है और अब इनके पास ये भी वीडियो आ गई कि मैं कैफे के अंदर काम करता हूँ। हालांकि इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है, लेकिन हमारा स्कूल इस चीज को अलाउ नहीं करता, तो अगर इन लोगों को ये पता चल गया है कि मैं बाहर काम कर रहा हूँ तो ये लोग मुझे इस वजह से स्कूल से बाहर निकाल सकते हैं और अब ये पक्का ये चारों के चारों मुझे मिलकर ब्लैकमेल करेंगे और मेरा तो सारा ही ऑरा माइनस हो गया। लेकिन
लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर रूम में एंटर हो जाती है इको, और यहाँ पर अरिसु इसे देखकर कह रहा होता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर ब्लैकमेल करने के लिए आई हो? अगर तुम्हें मेरा गलत फायदा उठाना है तो उठा लो। सॉरी, इसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, ये चीज तो मैंने ऐसे ही बोल दी। लेकिन वो यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम चाहे किसी को भी बता लो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी इको से कह रही होती कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए नहीं आई, और अब मुझे यहाँ पर तुम्हारी एक एम्बेरसिंग मोमेंट पता चल गई, तो अब मैं तुम्हारे साथ मेरी एक चीज को भी शेयर कर सकती हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर रूम को लॉक कर देती है, और तब यहाँ पर इको से बता रही होती है कि जैसे कि तुम जानते ही हो कि मुझे यूट्यूबिंग करते हुए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। मेरे सब्सक्राइबर बस एक ही जगह पर अटक गए हैं। हाँ, इस बात से तो मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए ऐसी अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए। फिर हम वापस यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर अरिसु कह रहा होता है कि हाँ, ये चीज को तो मैं भी नोटिस किया था, और हाँ, लाइव स्ट्रीम में मैं तुम्हारे कमेंट्स को देखकर बता सकता हूँ कि शायद लोग अब तुमसे बोर हो चुके हैं। आखिर वो हो भी क्यों ना, तुम बस 5 सेकंड की स्ट्रीम करती हो, बस हेलो बोलती हो और बाद में बाय कह देती हो। लेकिन तभी वो यहाँ पर अपने आप को डिफेंड करते हुए कह रही होती है कि ऐसा बस मैं लंच ब्रेक में करती हूँ। क्या तुम्हें सच में पता भी है कि मैं क्या क्या करती हूँ? मैं कैरियोके करती हूँ, गेमिंग करती हूँ, चैटिंग करती हूँ, उसके साथ कुकिंग भी करती हूँ, और यहाँ तक कि ड्राइंग भी करती हूँ। और मेरी स्ट्रीम पर जो कैरेक्टर तुम देख रहे हो वो भी मैंने ही बनाया है। तब अरिसु कहता है कि तो फिर मुझे यहाँ पर इसकी असली वजह पता चल गई। मैंने तुम्हारी सारी स्ट्रीम्स को देखा है, आज तक जितनी भी तुमने की है। तब वो यहाँ पर ब्रश करते हुए कह रही होती है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती दूसरी लड़कियों को देखने में? तब वो उससे कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुमने वो सारी वीडियोस को पब्लिक कर रखा है। लेकिन तभी वो कहता है कि वैसे भी मेन टॉपिक वो नहीं है, और वो यहाँ पर बारी बारी कर इको को सारी स्ट्रीम्स बता रहा होता है उसकी। जैसे कि इस स्ट्रीम के अंदर वो कैरियोके करने वाली थी, और दूसरे स्ट्रीम के अंदर इसका बर्थडे था जिसके अंदर वो कह रही थी कि वो काफी खुश है आज, और तीसरे स्ट्रीम के अंदर वो ज़ॉम्बी गेम्स को खेल रही थी, और ऐसे ही वो चौथी स्ट्रीम के अंदर गाना गा रही थी, और पांचवी स्ट्रीम के अंदर हम देख सकते हैं कि वो बस इसी वजह से खुश थी क्योंकि उसका एग्जाम काफी अच्छा गया था। तब वो कहता है कि जरा खुद ही देखो तुम कितनी लाइफलेस लग रही हो, आखिर कोई तुम्हें पसंद क्यों ही करेगा? तुमने बस एक एनिमे कैरेक्टर का पीएनजी लगा दिया है जो कि बस बातें कर रहा है, उसमें कोई भी इमोशंस नहीं है। और हाँ, मैं फेशियल एक्सप्रेशंस की बातें नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी वॉइस की बात कर रहा हूँ। तुम बोलती तो हो कि तुम काफी एक्साइटेड हो, लेकिन तुम्हारी आवाज से वैसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तब वो उसे यहाँ पर एक सजेशन देता है कि तुम्हें थोड़े अलग अलग मॉडल को ट्राई करना चाहिए, जैसे कि एक्सप्रेशन वाले या फिर 3D मॉडल्स। तब यहाँ पर इको कहती कि मैं ऐसा कर तो लेती, लेकिन तुम्हें पता भी है आखिर इसमें कितने पैसे लगते हैं एक 3D मॉडल बनाने में, और उसके लिए कैरेक्टर सूट लाने के लिए। तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर इस 2D PNG से काम चलाना पड़ता है। तब वो कहता है कि ये सारी चीजें तुम मुझ पर छोड़ दो, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए मैं कर दूंगा, तुम बस सेम कैरेक्टर को ड्रॉ करो अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ, और बाकी सारी चीजें मैं संभाल लूंगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर इतना सब कुछ होने के बाद लास्ट में सारा काम तुम्हें ही करना है, तुम्हें इस चीज के अंदर अपनी एक्सपेरिमेंट दिखानी ही होगी। और अब ये दोनों ही साथ में मिलकर काफी दिनों तक काम करते हैं, और फाइनली ये यहाँ पर इसका न्यू मॉडल बना देते हैं। और हम देख ही सकते हैं इसमें कुछ भी अलग नहीं था, बस इसमें इतना अलग था कि इसमें सिर्फ इमोशंस आ गए थे, मतलब कि वो अलग अलग एक्सप्रेशंस दिखा सकती थी। तब वो यहाँ पर इको के पास जाता है और कहता है कि चलो अब मुझे स्माइल कर दिखाओ, लेकिन वो यहाँ पर साफी उसे मना कर देती है और कहती कि मैं इमोशंस नहीं दिखा सकती, मैं इसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। और जैसे कि हमें पता है कि अगर काम सीधी तरीके से ना निकले तो हमें टेढ़ी अंगुली करनी ही पड़ती है। जिसके बाद अरिसु भी वहाँ पर सेम ही करता है, वो यहाँ पर दरवाजे को लॉक कर देता है और उसे यहाँ पर गुदगुदी करने लग जाता है। लेकिन हम देख ही सकते हैं कि इतना करने के बावजूद वो यहाँ पर हंसने का नाम ले ही नहीं रही थी, वो यहाँ पर अपनी हंसी को कंट्रोल कर रही थी। और यहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि अरिसु यहाँ पर उसे हंसाने की पूरी कोशिश कर रहा था, और तभी यहाँ पर ऐसे कोशिश करते करते फाइनली ये लोग थक जाते हैं और वहीं पर ही गिर जाते हैं। और तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इको काफी खुलकर हंस रही होती है, और हाँ, ये पहली बार था जब यहाँ पर वो इतना खुलकर हंसी थी, जो देखा अरिसु कहता है कि मुझे यही हंसनी देखनी थी, और हाँ, तुम्हारे फैंस को भी। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि नैना एक सेल्फी स्टिक को निकाल कर वहाँ पर झांक रही होती है कि आखिर वो यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं। तब यहाँ पर शिनोबु कह रही होती है कि हमने 2-3 बार दरवाजे को नॉक किया लेकिन किसी ने भी नहीं खोला, तो हमें लगा कि तुम लोग मर गए, तो इसी वजह से हम यहाँ पर फोन का यूज कर तुम्हारे रूम के अंदर देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखने से तो कुछ अलग ही लग रहा है। जिसके बाद ये तीनों ही गेट की तरफ आ जाते हैं, और जैसे यहाँ पर ये लोग दरवाजे को खोलते हैं तो वो सभी लोग यहाँ पर इको से पूछने लगते हैं कि आखिर अरिसु ने तुम्हारे साथ क्या किया। और वो यहाँ पर इन लोगों से कह रही होती है कि इसने मुझे अलग अलग जगह पर छुआ और फ्लोर के ऊपर पिन कर दिया। हालांकि उसके कहने का मतलब वो नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उसने यहाँ पर ये सारी चीजों को कहा था, तो जाहिर सी बात है कि ये सुनकर बाकी सब लोग यहाँ पर इस चीज को गलत वे में ही लेंगे। और अरिसु यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम्हें अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से तुम यहाँ पर इस चीज को कह रही हो वो सुनने में काफी वियर्ड लग रहा है। लेकिन यहाँ पर नैने उसे बांध देती और कहती है कि तुम्हें अब जेल जाना होगा। लेकिन इको यहाँ पर उसे रुकते हुए कहती है कि शुक्रिया जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया, और अब फाइनली मैं तुम्हारी वजह से खुलकर हंस सकती हूँ। और फिर वो यहाँ पर उसे एक फाइनल एडवाइस देता है कि तुम्हें कभी भी कुछ भी फेक करने की जरूरत नहीं है, तुम बस खुलकर अपने इमोशंस को दिखाओ और वो लोग तुम्हें पसंद करने लग जाएंगे। तो जरा आप भी कमेंट सेक्शन में बताओ आपको मेरे वीडियो
लिए पसंद है या फिर नहीं। जिसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ईगो भी यहाँ पर इस चीज से एग्री करती है और कहती है कि कल मैं उन लोगों को अपना असली रूप दिखाऊंगी। और यहाँ पर सुनकर तो बाकी सब भी काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि फाइनली यहाँ पर इको खुलकर बाहर आ रही है। और अगले दिन यहाँ पर सुमेरागी इकॉन 2.0 लाइव स्ट्रीम लाइव हो जाती है और यहाँ पर लाइव ही 159 लोग देख रहे थे। और एक और चीज, अभी इन बच्चों को ये चीज नहीं पता कि आखिर ये यूट्यूबर कौन है। और स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर स्ट्रीम को देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें बिल्कुल भी डिफरेंस फील नहीं हो रहा होता और कहते हैं कि ये तो बिल्कुल सेम ही पहले की तरह ही लग रहा है। लेकिन यहाँ पर इस बार अरिसु इससे पीछे से देख रहा था कि आखिर यहाँ पर इको कोई भी गड़बड़ को न करे। तब यहाँ पर इको कह रही होती है कि मैं कैमरे के सामने नहीं हंस पा रही और वो स्ट्रीम यहाँ पर बताने लग जाती है कि किस तरीके से उसने यहाँ पर नया अवतार बनाया है और कहती है कि इसमें मैं स्माइल कर सकती हूँ, हंस सकती हूँ, रो सकती हूँ और गुस्सा भी कर सकती हूँ और ये सारी चीजों को मैंने खुद ही ड्रॉ किया है। लेकिन ये सारी चीजों को बिना किसी इमोशंस दिखाए कह रही थी और ये देखकर तो अरिसु समझ चुका था कि ये बिल्कुल भी सही वे में नहीं जा रहा और सच में यहाँ पर ऑडियंस भड़कने लग जाती है और कह रहे होते कि आखिर इसमें क्या चेंज है, क्या ये क्लिकबेट कर रही है, इसने तो हमें बेवकूफ बनाया है। और अचानक से यहाँ पर इसके व्यूअर्स कम होने लग जाते हैं और यहाँ पर ये देखकर तो इको और भी ज्यादा पैनिक कर जाती है और कहती है कि प्लीज अभी मत जाओ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो प्रोसेस करने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर अरिसु आता है और उसकी स्ट्रीम को रोक लेता है और कहता है कि आज के लिए इतना काफी है। तभी वो कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर इतने टाइम बाद लोग मुझे देख रहे थे। तब वो कहता है कि लेकिन तुम्हारे व्यूअर्स धीरे धीरे कम होते जा रहे थे और अगर ऐसे ही चलता रहता तो एक पॉइंट ऐसा आता जब वो पूरी तरीके से जीरो हो जाते, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि तुम उन्हें धोखा दे रही हो। और यहाँ पर वो अपने जैकेट को उतारने लग जाती है ताकि वो यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर सके। जिसके बाद अरिसु से कह रहा होता है कि तुम सच में कि डिसअपॉइंटमेंट हो, मुझे शुरू से ही पता था कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती, बस तुम बड़ी बड़ी बातें ही कर लो। और यहाँ पर ये सुनकर तो इको पूरी तरीके से भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हें इतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बस थोड़ी सी नर्वस हो गई थी। तब वो उसे कहने लगता है कि तुम कभी भी अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पाओगी, तुम बस लोगों को बेवकूफी बनाती रहोगी, तुम इसको लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। और यहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि इस बार तो वो पूरी तरीके से भड़क चुकी थी, आखिर वो भड़के भी क्यों नहीं। अरिसु उसे ये सारी चीजें जो कह रहा था तो इसका यहाँ पर भड़कना लाजमी था और हमने यहाँ पर जैसे कि पता है कि उसे भड़कते हुए ऐसा कभी भी नहीं देखा। और वो कह रही होती है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरे लिए यही चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है और मैं काफी सीरियस भी हूँ और मैं इसमें अपना बेस्ट दे रही हूँ जितना कि मैं कर सकती हूँ। क्या इतना भी काफी नहीं है, मेरे पास भी इमोशंस हैं क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ, लेकिन बाकी लोगों की तरह मैं उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाती क्योंकि शायद मैं डरती हूँ। तब वो कहते कि अगर तुम्हें स्ट्रीमिंग से इतनी ही नफरत है तो फिर तुम इसे छोड़ ही क्यों नहीं देती। पर वो रोते हुए कहती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे स्ट्रीमिंग से प्यार है और इसे छोड़ना तो बहुत दूर की बात, मैं तो स्ट्रीमिंग के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। तब यहाँ पर अचानक से शिनोबु रूम के अंदर एंटर करती है और वो वहाँ पर आकर कहती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, तुमने आखिर अपनी स्ट्रीम को एंड क्यों नहीं किया। तब यहाँ पर नैने भी आकर कह रही होती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुमने अपनी वीडियो को तो ऑफ कर दिया लेकिन तुम्हारी ऑडियो अभी भी ऑन है। और यहाँ पर यह सुनकर तो अब उसे चक्कर ही आने लग जाते हैं क्योंकि उसे ये चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अभी भी उसकी लाइव स्ट्रीम चालू है, क्योंकि उसे तो लगा था कि अरिसु ने उसकी लाइव स्ट्रीम को बंद कर दिया। और वो कह रही होती है क्या उसके फैंस ने उसकी ये सारी बातों को सुन लिया। और वो कह रही होती है कि पक्का ये सभी लोग अब मुझे नापसंद करेंगे। लेकिन वो जैसे यहाँ पर अपनी स्क्रीन को देखती है तो उसे यहाँ पर पता चलता है कि उसे तो अब यहाँ पर 2000 से भी ज्यादा लोग देख रहे हैं और आज से पहले यहाँ पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। तब यहाँ पर शिनोबु कह रही होती है कि अब तुम्हें यहाँ पर अपने व्यूअर्स से बात करनी चाहिए, लेकिन अभी भी उसे यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इतने सारे लोग उसे क्यों देख रहे हैं। और तब यहाँ पर अरिसु से बता रहा होता है कि तुम्हें याद तो है ना कि कल मैंने तुम्हें क्या कहा था कि एक यूट्यूबर को लोग तभी पसंद करते हैं जब वो उन्हें अपनी असली पर्सनैलिटी दिखाते हैं। और अब हमें यहाँ पर पता चल गया है कि अरिसु ने यहाँ पर ये सारी चीजों को जानबूझकर किया था और उसने यहाँ पर विको को भी जानबूझकर गुस्सा दिलाया ताकि वो यहाँ पर अपनी ट्रू फीलिंग्स को अपने फैंस को दिखा सके, चाहे वो अनजाने में क्यों ना हो। और फिर वो यहाँ पर कह रहा होता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई यहाँ पर परफेक्ट है या फिर नहीं, और जब तुम्हें लगा कि तुम ऑफ स्ट्रीम हो तो तब तुमने यहाँ पर इन लोगों को अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखा दी और वो चीज इन लोगों को काफी पसंद आई। लेकिन फिर भी यहाँ पर इस बीच इन लोगों ने काफी कुछ बोल दिया था। तो फाइनली यहाँ पर एक स्माइल के साथ वो कहती है कि आप लोग ये सारी चीजों को भूल जाइए। लेकिन यहाँ पर ये चीज को वो काफी क्यूटली बोल रही होती है और यहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि उसके अवतार के ऊपर काफी क्यूट सी स्माइल थी जो देखकर उसके सारे फैंस बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि सच में काफी क्यूट है। और यहाँ पर पूरी चैट ही पागल हो जाती है। लेकिन तभी वो अचानक से अपनी स्ट्रीम को एंड कर देती है क्योंकि वो अभी भी बहुत ज्यादा नर्वस थी और वो स्कूल के खत्म होने से पहले वो अरिसु को भी कॉल करती है। लेकिन वो सीधा कॉल नहीं करती बल्कि वो उसके साथ प्राइवेट लाइव स्ट्रीम कर रही होती है जिसमें कि उसका कैरेक्टर उसे दिख रहा था। तब वो यहाँ पर ऐसे देखकर उसे कह रहा होता है कि तुम मुझे नॉर्मल वीडियो कॉल क्यों नहीं कर रही। और वो उसे कह रही होती है मैं बस तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ, मुझे अब पता लग गया है कि तुमने जानबूझकर किया, तुमने जानबूझकर मीडिया ऑडियो को ऑन रखा और तुमने मुझे इतना उकसाया कि मैं गुस्सा करने पर मजबूर हो गई। लेकिन तुम्हारी वजह से ही मैं अपना असली रूप उन लोगों को दिखा पाई, तो इस वजह से तुम्हारा शुक्रिया। तब मैं तुम्हारे सामने नहीं बोल पाई ये। लेकिन वो यहाँ पर उसे कह रहा होता है कि सच में तुम्हारी स्माइल काफी क्यूट है
लेकिन वो तुम्हारी रियल स्माइल के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर अरिसु नोटिस करता है और वो काफी हैरान होता है और कहता है कि आखिर ये फिर से यहाँ पर इमोशनल लेस क्यों हो गई, क्योंकि उसे स्क्रीन के ऊपर उसके कोई भी इमोशंस नहीं दिख रहे होते। लेकिन यहाँ पर सच्चाई ये थी कि इको ने यहाँ पर अपने मुंह को छुपा रखा था, तो यहाँ पर उसका अवतार उसके इमोशंस को बिल्कुल भी ट्रैक नहीं कर पा रहा होता। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इको का मुंह पूरी तरीके से लाल हो चुका था और उसे यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर अरिसु से बात करते वक्त उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है। और जैसा कि हमने देखा कि हमें इको के अराउंड ही देखने को मिला, जैसे कि वो स्टार्टिंग में अपने इमोशंस को सभी लोगों को नहीं दिखा पा रही थी, लेकिन अब वो यहाँ पर फाइनली अपने इमोशंस को दिखा पा रही है। लेकिन ऐसा होने के पीछे पूरा ही काम अरिसु का था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो इको अभी भी अपने इमोशंस को बाकी लोगों को नहीं दिखा पा रही होती। लेकिन चाहे जो भी हो, लास्ट में हमने देखा कि इको यहाँ पर कुछ तो फील कर रही है। आखिर वो क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि शिनोबु स्टूडेंट काउंसिल रूम में सभी लोगों को ऑर्डर दे रही होती है, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है और वो यहाँ पर सभी लोगों को बता रही होती है किस तरह इस साल लड़कियां और लड़के एक साथ इस स्कूल में आ गए। तो इस साल का स्पोर्ट्स फेस्टिवल कुछ ज्यादा ही अलग होने वाला है, लेकिन उसमें हमें यहाँ पर काम भी उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा साथ दोगे और अच्छे से काम करोगे। मैंने आपके काम को आसान करने के लिए नोट्स भी बनाए हैं, अगर आप चाहे तो उन्हें पढ़ सकते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कह रहा होता है कि वो सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, आखिर आपने इन डॉक्यूमेंट्स में अपनी फोटो को क्यों लगा रखा है। और हम देख ही सकते हैं कि यहाँ पर ये सुनकर तो शिनोबु के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने हर बार की तरह इस बार भी गड़बड़ कर दी। उसे इन डॉक्यूमेंट के अंदर किसी और चीज की फोटो लगानी थी, लेकिन गलती से उसने अपनी फोटो को ही लगा दिया। और फिर वहाँ पर एक दूसरी लड़की भी कह रही होती है कि ये मेरे डॉक्यूमेंट भी सेम ही चीज हुई है। तभी यहाँ पर वो इन सब से रिक्वेस्ट करती है शर्माते हुए कि तुम लोग प्लीज इस गलती के बारे में किसी को भी मत बताना, मैं इसे जल्दी ही फिक्स कर दूंगी। लेकिन हम यहाँ पर देख ही सकते हैं कि यहाँ पर सभी लड़के तो काफी खुश थे, क्योंकि उन्हें स्कूल प्रिंसेस की फोटो जो मिल गई थी। फिर हम यहाँ पर अगले सीन में देखते हैं कि किस तरीके से पूरा स्कूल इसके ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। सभी लोग यहाँ पर उससे तरह तरह की मदद मांग रहे होते हैं, कोई तो होमवर्क में और कोई तो कोई अलग चीज में, और वो यहाँ पर कभी भी किसी को मना नहीं करती, मानो कि वही एक यहाँ पर स्कूल की प्रिंसेस है। लेकिन तभी यहाँ पर दो लड़कियां आकर उससे कह रही होती हैं कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ तो मिसिंग है, लेकिन हम बिल्कुल भी पता नहीं लगा पा रहे कि आखिर वो क्या मिसिंग है। हमने उसको खोजने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन फिर भी हमें कुछ भी नहीं पता चला। तब यहाँ पर शिनोबु फिर से कह रही होती है ये सब कुछ तो मुझ पर छोड़ दो, मैं वो देख लूंगी। फिर अब हम यहाँ पर देख ही सकते कि अब शाम का टाइम हो चुका था, और अब यहाँ पर शिनोबु अकेले जाते हुए कह रही होती है कि आज मेरे पास काफी ज्यादा काम आ चुका है और अब लगता है कि मुझे पूरी रात भर जागना होगा और ये सारे काम को मुझे करना ही होगा। फिर वो यहाँ पर जैसे ही ब्रॉडकास्टिंग रूम में जाकर कहती है कि कल उन्हें यहाँ पर क्या क्या चीजें करनी है, जैसे कि उन्हें यहाँ पर शो को अनाउंस करना है, कमेंट्री करनी है, कोर्स भी बताने हैं और भी कई सारी ऐसी चीजें जिनका तो मैं नाम अभी भी भूल गई हूँ, लेकिन मैं वो सारी चीजें तुम लोगों को बाद में बता दूंगी। तो फिर यहाँ पर ये सुनकर रिका कहती है तो अब हमें यहाँ पर काम को बांट लेना चाहिए, तो फिर चलो बताओ कि आखिर कौन क्या चीज करेगा। और अभी तो हमें यहाँ पर स्क्रिप्ट को भी तैयार करना है कि आखिर हमें यहाँ पर इसमें बोलना क्या है। और तब यहाँ पर नैने कह रही होती है कि पिछली बार तो तुमने और इको ने ये सारी चीजों को किया था। तब यहाँ पर इको भी कहती कि हाँ मुझे अच्छे से याद है कि हम लोगों ने उस टाइम पर कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी थी, यहाँ तक कि टेनिस मैच की तो हमने कमेंट्री भी नहीं की। तब शिनोबु कहती कि वो सारी चीजें तुम मुझ पर छोड़ दो, वो सारी चीजें मैं कर लूंगी। तब रिका कहती है कि ठीक है अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो अब मुझे ये बताओ कि आखिर स्कोरिंग कौन संभालेगा। क्या नैने वो तुम कर सकती हो, लेकिन तभी वो कहती है कि मैं मैथ्स में काफी ज्यादा वीक हूँ, तो इसी वजह से ये स्कोरिंग वाला काम मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगा। तब यहाँ पर शिनोबु फिर से कहती है कि चलो ये भी मैं ही कर लूंगी। और फिर ऐसे ही करते करते वो लोग यहाँ पर जितने भी काम बांट रहे थे वो सारे ही काम एक एक कर शिनोबु के पास ही जा रहे थे वापस, और यहाँ तक कि वो हर काम के लिए बिल्कुल भी मना नहीं कर रही थी। और यहाँ पर ये देखकर तो नैने भी कह रही होती है कि तुम पर तो काम का कुछ ज्यादा ही प्रेशर आ गया है, हमें इस बार काम को अच्छे से बांट लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर भी शिनोबु मना कर देती है और कहती है कि मेरे लिए बिल्कुल भी ये बड़ी बात नहीं है, मैंने ये सारी चीजों को पिछले साल भी किया था तो मैं इस साल भी कर ही लूंगी। तब यहाँ पर रिसु पूछ रहा होता है, तब यहाँ पर रिसु कह रहा होता है कि स्पोर्ट्स डे में हम यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग का कुछ क्यों नहीं करते, जिस वजह से तुम्हें भी तो यहाँ पर थोड़ा सा पुश मिल जाए। तब यहाँ पर नैना कहते कि मेरे पास भी एक आइडिया है, आखिर क्यों ना हम मेड कैफे को खोले। लेकिन यहाँ पर रिसु सीधा ही उसे मना कर देता है और कहता है कि आखिर मेड कैफे का ब्रॉडकास्टिंग से क्या लेना देना। और इसी तरीके से यहाँ पर सभी लोग काफी तरह तरह के बेकार आइडिया दे रहे होते हैं। तब यहाँ पर शिनोबु कहती है कि तुम ये सारी चीजें मुझ पर छोड़ दो, मैं वो सारी चीजों के बारे में सोच लूंगी। और ऐसा करते हुए यहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि अब सारा का सारा काम यहाँ पर शिनोबु के कंधे पर ही आ चुका था। और फिर यहाँ से सभी लोग यहाँ पर मिलकर कैरियोके के लिए चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने से शिनोबु मना कर देती है। जैसे कि हमें पता है कि उसके पास काफी ज्यादा काम था, तो आखिर वो उनके साथ जाकर टाइम पास कैसे कर सकती थी। और यहाँ पर शिनोबु जैसे जाने से मना कर देती है, तो यहाँ पर रिसु भी यहाँ पर जाने से मना कर देता है। और हम यहाँ पर ये सीन को देखकर समझ ही सकते हैं, लेकिन आखिर हम यहाँ पर ये सीन को देखकर क्या ही समझ सकते हैं, पता नहीं आखिर क्यों वो यहाँ पर उसको इस तरीके से देख रहा था, मानो कि सोच रहा हो कि उसमें कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पर शिनोबु डर ही जाती है। तभी वो यहाँ पर उसके पास अगर कह रहा होता है कि अब जो यहाँ पर होने वाला है वो सिर्फ हम दोनों के बीच में ही सीक्रेट रहेगा, तुम ये चीज को किसी को भी नहीं बताओगी। और हम यहाँ पर देख ही सकते
कि ये सुनने के बाद तो शिनोबु बिल्कुल ब्लश करने लगती है और सोच रही होती कि आखिर इसका मतलब क्या है, क्या ये सच में वही करने वाला है जो मैं सोच रही हूँ। तो जरा आप भी कमेंट से बताओ कि आप भी वही सोच रहे हो और झूठ मत बोलना। और हम यहाँ पर देख ही सकते हैं कि यहाँ पर शिनोबु तो पूरी लाल हो चुकी थी और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो यहाँ पर आगे बढ़ता है तब वो यहाँ पर नोटिस करते हैं कि आरिसो ने यहाँ पर अपना हाथ आगे बढ़ा रखा है और उसके हाथ में हम यहाँ पर एक टॉफी को देखते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि वो एक टॉफी नहीं बल्कि एक मेडिसिन थी। तब यहाँ पर शिनोबु भी उसे देखकर कह रही होती कि आखिर तुम मुझे इसे क्यों दे रहे हो। तब अरिसो यहाँ पर उसे समझाते हुए कह रहा होता है कि मैं सुबह से तुम्हें सुन रहा हूँ, तुम्हारी आवाज में कुछ तो चेंज आ चुका है और मुझे लगता है कि तुम्हारा गला थोड़ा सा खराब है, तो तुम इसे खा सकती हो, इससे तुम्हारे गले को आराम मिलेगा। तब वो भी कहती कि ठीक है, लेकिन आखिर उस सिगरेट का क्या जो कि तुमने मुझे छुपाने के लिए कहा था। तब वो उसे यहाँ पर बता रहा होता है कि दरअसल हमारे यहाँ पर फैमिली में स्वीट्स खाना मना है और अगर मेरी फैमिली को इसके बारे में पता चल गया कि मैं टॉफी को जेब में लेकर घुमा करता हूँ तो वो लोग मुझे घर में से लात मारकर निकाल देंगे। तो प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज के बारे में किसी को भी मत बताना, ये बिल्कुल यामाबुकी फैमिली के रूल्स के खिलाफ है। फिर यहाँ पर शिनोबु सोचने लग जाती है कि आखिर सुबह से उसके पास कितने लोग आए थे, लेकिन सभी लोग उसके पास अपने मतलब के लिए ही आए थे। जैसे कि कोई उसे काम करवाना चाहता था तो कोई उसे अपने काम के लिए हेल्प लेना चाहता था, लेकिन वहाँ पर उतने सारों में से किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि उसका गला थोड़ा सा खराब है सिवाय अरिसो के। और यहाँ पर ये सोचते हुए थोड़ा सा उससे अच्छा लग रहा होता है और फिर वो यहाँ पर अरिसो को थैंक्स कहती है और कहती है कि तुमने इस चीज को नोटिस किया, क्योंकि सुबह से एक भी पर्सन मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने कि जरा सा भी इस बात पर ध्यान दिया हो। तब अरिसो यहाँ पर कह रहा होता है कि आखिर मैं इस बात पर नोटिस क्यों नहीं करता, मैं हमेशा ही तुम्हारी आवाज को ध्यान से सुनता रहता हूँ और मैं हमेशा ही तुम्हें देखता रहता हूँ, तो ये चीज को मुझे पता ही होना चाहिए कि आखिर तुम्हारे साथ क्या चेंज हो रहा है। और फिर वो यहाँ पर उसे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम इतना ओवरवर्क क्यों कर रही हो, आखिर तुम किसी की हेल्प क्यों नहीं ले रही। तब वो यहाँ पर उसे कह रही होती कि तुम बस इतना मान लो कि मुझे बस ऐसी वाइस प्रेसिडेंट बनना है जिसके ऊपर सभी लोग भरोसा कर सके, और शायद से मैं जरा सा ये भी चाहती हूँ कि वो लोग मेरी तारीफ करें कि आखिर मैं कितना काम करती हूँ, लेकिन वो अभी भी यहाँ पर सच्चाई नहीं बता रही होती। तब यहाँ पर इसु से कह रहा होता है कि तुम सारी चीजों का क्रेडिट लेना चाहती हो। तब शिनोबु कहती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन तुम ऐसा बोलकर मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बुरा दिखा रहे हो, लेकिन हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। तब वो कहता है कि तुम्हें ऐसी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दूसरों के ऊपर भी भरोसा कर सकती हो और खासकर मुझ पर। तुम्हें मेरे सामने बिल्कुल भी परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, क्यों ना तुम मेरे साथ एक दोस्त की तरह रहो और मेरे साथ वो सारी चीजें शेयर करो जो कि तुम सबसे छुपा रही हो। और फिर वो यहाँ पर इतना कहने के साथ यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर शिनोबु उसका हाथ पकड़ लेती है और वो कहती कि अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मैं आज रात को यहाँ पर स्कूल में अकेले रुकूंगी, तो मुझे काफी अच्छा लगेगा कि अगर तुम मुझे कंपनी दोगे तो फिर अगले दिन यहाँ पर हमें क्या करना है और सारी चीजें कैसे करनी है, ये सारी चीजों को डिसाइड करने के लिए ये लोग यहाँ पर लाइब्रेरी में चले जाते हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पर ये लोग आगे की चीजें स्टार्ट कर पाए, तब शिनोबु यहाँ पर उससे पहले एक रिक्वेस्ट करती है कि वो यहाँ पर अपनी आंखों को बंद कर ले, तब तक न खोले जब तक शिनोबु उसे न कहे खोलने को। तब यहाँ पर अरिसु इस चीज के लिए मान तो जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ भी उल्टी सीधी चीजें करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर शिनोबु आराम से उसके पास आती है और कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे दोस्त मानते हो, तो फिर तुम मेरे ऊपर इतना भरोसा तो कर ही सकते हो। और तभी यहाँ पर अरिसु की इंस्टेंट काम कर जाती है और वो अपनी आंखों को यहाँ पर खोल लेता है। तब वो यहाँ पर अपने सामने यहाँ पर शिनोबु को देखता है जो कि यहाँ पर उसे चॉकलेट खिलाने ही वाली थी। और यहाँ पर ये देखकर तो अरिसु यहाँ पर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो सीधा ही जाकर पीछे गिर जाता है। मतलब बताओ यार, आखिर एक लड़की से इतना कोई कैसे डर सकता है। और वो कहते हैं कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें यामाबुकी को चॉकलेट खिलाने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें पता तो है ना कि यामाबुकी कभी भी चॉकलेट्स को नहीं खाता। तब वो यहाँ पर सीधा इस्तेमाल करते हुए कह रही होती है कि माफ करना, मैं बस तुम्हारे ये रूल को तोड़ना चाहती थी, लेकिन मैं यहाँ पर पकड़ी गई। जिसके बाद यहाँ पर शिनोबु उस चॉकलेट को खुद ही खा लेती है, जहाँ पर उसे देखकर कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी सारी चॉकलेट खाती हो। तब शिनोबु कहती है कि हाँ, मुझे खाना काफी पसंद है, एक काउंसिल प्रेसिडेंट का काम काफी ज्यादा मुश्किल होता है और वैसे भी चॉकलेट मेरे स्ट्रेस के लिए काफी अच्छी है। और हम देख ही सकते हैं कि यहाँ पर चॉकलेट्स काफी ज्यादा ही थी, मतलब हद से ही ज्यादा। और यहाँ पर इसको कह रहा होता है कि अगर तुम्हें पता तो है ना कि अगर तुम खाते हुए पकड़ी गई तो वो तुम्हारे ऊपर फाइन लगा सकते हैं। तब शिनोबु कहती है कि हाँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर इसे अकेले में ही खाती हूँ और तुम्हारे अलावा ये सीक्रेट किसी को भी नहीं पता मेरे बारे में। और फिर वो यहाँ पर वापस से उसे चॉकलेट खिलाने की कोशिश करती है ताकि वो भी किसी को कुछ भी ना बोले, लेकिन वो यहाँ पर उसे सीधा ही मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ कि यामाबुकी कभी भी चॉकलेट्स को नहीं खाते। तब वो कहती कि चलो अब इतना भी ड्रामे मत करो, थोड़ी देर पहले ही तुमने मुझे वो ट्रॉफी को दिया था, तो आखिर वो तुम्हारी जेब में क्या कर रही थी अगर तुम चॉकलेट्स को नहीं खाते तो। तब वो उसे बताता है कि वो सारी चीजें मैंने तुम लोगों के लिए रख रखी है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी आवाज तुम लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो मैं हमेशा ऐसी चीजें साथ में रखता हूँ ताकि वो तुम लोगों के काम आ सके। तो फिर अब तुम्हें यहाँ पर ये सारी चीजें समझ में तो आ गई है ना। तब शिनोबु बताती कि हाँ, लेकिन काम करने के लिए सिर्फ यहाँ पर हम दोनों ही हैं और हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही रात है। फिर यहाँ पर तसल्ली देते हुए यहाँ पर अरिसु से कह रहा होता है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर एक यामाबुकी के साथ हो। हालांकि यहाँ पर कोई नॉर्मल लड़का होता तो उसे एक काम करने में पूरी रात लग जाती, लेकिन जैसे कि तुम यहाँ पर जानती ही हो कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, तो मैं सारे काम
काम को जल्द ही कर लूंगा। तब यहाँ पर हम देख ही सकते हैं ये सुनकर तो यहाँ पर शिनोबू काफी खुश होती है और कहती है कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है। और अरिसो कहते हैं कि अगर तुम मेरे ऊपर सच में भरोसा करती हो तो अब मुझे तुम बताओ कि आखिर तुम अपने मन की बात कभी भी किसी के साथ सामने से क्यों नहीं कहती और साफ साफ क्यों नहीं बताती। जिसके बाद वो यहाँ पर उसे सच बताती है और वो उसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हुए समझा रही होती है कि जरा मानो कि मैं एक चॉकलेट की तरह हूँ जिसे बनाने के लिए तरह तरह की चीजों का यूज किया गया है, कोको पाउडर, शुगर वगैरह वगैरह। और जैसे यहाँ पर सारी चीजें साथ में मिलती है तब हमें यहाँ पर एक परफेक्ट चॉकलेट मिलती है और मैं भी बिल्कुल इस चॉकलेट की तरह ही हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा खुद का कोई भी वजूद नहीं है अगर मेरे आसपास के लोग न हो तो। जैसे कि बाकी लड़कियां काफी ज्यादा बेहतर है मुझसे, वो अपने टैलेंट को लेकर काफी सीरियस हैं। जैसे कि इको वीडियोबिंग का लेकर, नए वॉइस एक्टिंग को लेकर और रिका अपनी सिंगिंग को लेकर। वो हमेशा ही अपनी चीजों को लेकर कुछ न कुछ करते ही रहते हैं जिससे कि वो अपने टैलेंट को इम्प्रूव कर सके। लेकिन मैंने कुछ भी ऐसी चीजों को नहीं किया जिससे कि मैं कह सकूं कि मैं अपने गोल के काफी करीब हूँ या फिर थोड़ा सा भी अपने गोल पर काम कर रही हूँ। तो इसी वजह से मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि मैं उससे जेलिस हूँ और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी उनकी बराबरी की नहीं हूँ। तो इसी वजह से मैं अपने सपनों को न पूरा कर मैं उनके सपने पूरे करती हूँ और मेरे से जितना भी बन पड़ता है मैं उनकी उतनी मदद करती हूँ क्योंकि उन लोगों में मुझसे कहीं ज्यादा पोटेंशियल है। तब अरिसु कहता है कि हाँ मैंने भी ये चीज को नोटिस किया है, तुम अपने ड्रीम को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो लेकिन फिर भी तुमने कहा था कि तुम्हें एक एंकर बनना है और तुमने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आखिर तुम बाकी लोगों की मदद को क्यों लेना नहीं चाहती। तब वो उसे बताती कि आखिर पिछले साल क्या हुआ था। पिछले साल भी इन चारों ने मिलकर स्पोर्ट्स फेस्टिवल को संभाला था लेकिन नैने यहाँ पर सभी लोगों के और स्पोर्ट्स के नाम को गलत लिए जा रही थी जैसे कि वो हर बार करती आ रही थी और ईगो ने तो सभी सामान को तोड़ ही दिया था। और जहाँ तक बात रही रिका की तो वो एंड मौके पर ही बीमार पड़ गई थी तो इसी वजह से वो यहाँ पर स्कूल ही नहीं आई और वो पूरा स्कूल फेस्टिवल इसी वजह से बेकार हो गया। तो इस बार मैंने सोचा कि ये सारी चीजों को मैं अकेले ही कर लेती हूँ ताकि मुझे किसी के भी ऊपर निर्भर न होना पड़े। और वैसे भी मेरा आखिरी साल होगा ब्रॉडकास्टिंग रूम में तो मैं इस क्लब में रहते हुए मेमोरीज बनाना चाहती हूँ। और हम यहाँ पर देख ही सकते हैं कि ये सुनकर तो अरिसु की हालत ही खराब हो जाती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है कि ये तुम्हारा आखिरी साल होगा, क्या तुम स्कूल को बदल रही हो। तब यहाँ पर शिनोबू से समझाते हुए कह रही होती है कि मैं स्कूल को नहीं बदल रही बल्कि मैं यहाँ पर इस क्लब को छोड़ रही हूँ क्योंकि अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है। मेरे एग्जाम के अंदर काफी कम नंबर आने लगे हैं और अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई को नहीं किया तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। और जैसे कि तुम यहाँ पर जानते ही हो एक अच्छा एंकर बनने के लिए मुझे बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना ही होगा ताकि मैं अपनी लैंग्वेज स्किल को बढ़ा सकूं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रिसु तो और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो उसे कह रहा होता है कि आखिर तुम इतनी वीक कब से हो गई, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं कि मैंने तुम्हें ऐसा पाला हो, तुम तो मेरा नाम डुबा रही हो, जरा सा बहादुर बनो। तभी यहाँ पर शिनोबू काफी डरते हुए कह रही होती है कि आखिर तुम मेरे डैड की तरह क्यों बात कर रहे हो। फिर वो यहाँ पर उसे समझा रहा होता है शांति से कि क्लब छोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम पढ़ाई उसके साथ भी कर सकती हो। और फिर वो यहाँ पर शिनोबू को तसल्ली देते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी हर चीज के अंदर मदद करूंगा, अगर तुम्हें पढ़ाई में मदद चाहिए तो मैं वो भी करूंगा, तुम्हें वॉइस को बेटर बनाना है तो मैं उसमें भी तुम्हारी मदद करूंगा, मैं वो सब कुछ करूंगा जिससे कि तुम अपना गोल को अचीव कर सको। तो तुम इस क्लब को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। क्या तुम मेरा प्रॉमिस भूल गई जहाँ पर मैंने कहा था कि मैं तुम लोगों का साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तब यहाँ पर शिनोबू को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे क्योंकि अरिसु की यहाँ पर सारी बातें उसे मोटिवेट कर रही थी। और तभी यहाँ पर अरिसु एक और चीज को कहता है कि तुम ये सोचने की गलती बिल्कुल भी मत करना कि तुम इन तीनों से बिल्कुल भी नीचे हो, तुम्हें भी उतना ही टैलेंट है, तुम बिल्कुल उनकी बराबर की हो, बस तुम लोगों में फर्क इतना ही है, उनके दिल में जो भी आता है वो खुल के बोल देते हैं और तुम अपने अंदर ही छुपा कर रखती हो, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम उनके जितने ही सुंदर और उतने ही टैलेंटेड भी हो। और यहाँ पर ये सुनकर तो उसका मुंह और भी लाल हो जाता है और कहती है कि मुझे पता है कि ये सारी चीजें तुम मुझे मोटिवेट करने के लिए कह रहे हो, लेकिन फिर भी उसे यहाँ पर ये सारी चीजें सुनते हुए काफी अच्छा लग रहा होता है, चाहे फिर वो झूठी क्यों ना हो। तब अरिसु कहता है कि तुम बिल्कुल भी एक यामाबुकी के ऊपर शक नहीं कर सकती, हम कभी भी झूठ नहीं बोलते। और तभी यहाँ पर शिनोबू उसे एक सिगरेट रखने के लिए कहती है कि हमारे बीच में जो भी बातें हुई हैं वो सारी बातों को बिल्कुल तुम किसी को भी मत बताना कि मैंने कभी भी क्लब छोड़ने की बात की थी और मैं ये सोचती हूँ कि मैं उन सभी से नीचे हूँ, क्या तुम मेरा ये सिगरेट को रख सकते हो। और यहाँ पर शिनोबू को ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीजों को वो उन लोगों को बता देगा, लेकिन अरिसु यहाँ पर उसे यकीन दिलाने के लिए वो चीज करता है जो कि यामाबुकी फैमिली ने आज तक नहीं किया। वो यहाँ से एक चॉकलेट को उठाकर खा लेता है और फिर वो कहता है कि अब तुम्हारे पास भी एक सिगरेट है मुझे ब्लैकमेल करने का, तो अब डील हम दोनों के बीच में ही है, मैं उन लड़कियों से कुछ भी नहीं कहूंगा और तुम मेरे परिवार वालों से कुछ भी मत कहना। और यहाँ पर ये देखकर तो शिनोबू स्माइल करती है क्योंकि उसे यहाँ पर समझ आ चुका है कि अरिसु ने यहाँ पर उसका विश्वास जीतने के लिए अपना रूल तक तोड़ दिया। और फिर अब हम यहाँ पर अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी थी, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक चीज बाकी थी, क्या कि ब्रॉडकास्टिंग क्लब वाले क्या प्रेजेंट करेंगे। और शिनोबू यहाँ पर एक आइडिया दे रही होती है, लेकिन अभी हमें यहाँ पर इतना ही बताया जाता है कि इस आइडिया में 2 कप्स हैं जो कि एक रस्सी से बंधे हुए हैं मानो कि एक टेलीफोन, लेकिन आखिर वो लोग इसका क्या करेंगे वो हमें बाद में पता चलेगा। और यहाँ पर ये आइडिया सुनकर तो शुरू में ये लड़कियां थोड़ा सा अजीब सा मुंह बनाती हैं, लेकिन फिर भी
उन्हें यहाँ पर ये आइडिया काफी अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि इसके अलावा इन लोगों के पास कोई भी और आइडिया नहीं होता। और फिर यहाँ पर जैसे स्पोर्ट्स फेस्टिवल स्टार्ट होता है तो हम देख ही सकते हैं कि अरिसो यहाँ पर सारी चीजों को जीत रहा था। वो रेस में सभी लोगों से आगे था और यहाँ पर सभी लोग काफी हैरान थे और सोच रहे होते हैं कि आखिर ये इतना तेज कैसे ही भाग सकता है। लेकिन वो यहाँ पर एक ही चीज नहीं कर रहा था, बल्कि वो रेस को जीतने के साथ ही साथ कॉमेंट्री भी करने लग जाता है। सच में मानना ही पड़ेगा इस बंदे को, पहले तो मुझे लगा था कि ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करता है, लेकिन सच में हम यहाँ पर देख ही सकते हैं कि वो सारी चीजों में काफी परफेक्ट है। काश मैं भी इतना परफेक्ट हो पाता। चलो छोड़ो इस बात को, हम आगे देखते हैं कि सभी कामों को काफी अच्छे से कर रहा था और उधर यहाँ पर नैने काफी सारे कामों को बिगाड़ रही थी। उससे कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पा रहा होता, बल्कि वो तो कमेंट्री के लिए टाइम पर पहुंच भी नहीं पाती। और दूसरी गेम यहाँ पर स्कैवेंजर हंट थी और हमें पता चलता है कि इस गेम में ऐसा होता है कि हमें यहाँ पर एक पर्ची को दिया जाता है और उस पर्ची के अंदर जो भी लिखा होगा हमें वो चीज कहीं से भी लेकर आनी होगी और फिनिश लाइन को क्रॉस करना होगा और जिसने ये चीज को सबसे पहले किया वो इस रेस को जीत जाएगा। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर इको भागते हुए आती है और रिका को बुलाती है और कहती है कि गेम खेलने की बारी हम दोनों की है, तो चलो जल्दी ही आ जाओ। और हम देख ही सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर अरिसु कमेंट्री कर रहा था और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों ने पर्चियां उठा ली होती हैं। एक ही पर्ची में ये आता है कि उस पर्सन को लेकर आओ जिसके ऊपर तुम सबसे ज्यादा भरोसे करते हो और दूसरे की पर्ची में ये लिखा था कि उस पर्सन को लेकर आओ जिसकी वॉइस तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। और यहाँ पर ये देखने के बाद तो दोनों ही यहाँ पर अरिसु के पास भागती हैं और बोलती हैं कि जल्दी से हमारे पास आओ। तो वो पूछता है कि आखिर तुम्हारी पर्ची में ऐसा क्या आ गया जो कि तुम मुझे लेकर जा रहे हो यहाँ से। लेकिन पूछने के बावजूद दोनों में से कोई भी उसे कुछ भी नहीं बताता और कहते हैं कि हमें रेस जीतनी है, तो जल्दी करो हमारे साथ चलो। और जैसे कि हमें पता है कि जब बात कंपटीशन की आती है तो एक यामाबुकी बिल्कुल भी पीछे नहीं रह सकता, तो वो यहाँ पर इन दोनों को अपनी गोदी में उठा लेता है और यहाँ पर काफी तेजी से भागने लग जाता है। और सभी लोग यहाँ पर ये देखकर काफी हैरान थे और सोच रहे होते कि आखिर ये इन दोनों को उठाकर भी इतना ज्यादा तेज कैसे है। और हम देख ही सकते कि यहाँ पर कुछ लड़के तो जल के मारे मर गए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन दोनों ने काफी देर कर दी थी, तो ये दोनों यहाँ पर रेस को हार जाते हैं। लेकिन हम देख ही सकते हैं कि इन दोनों से ज्यादा तो अरिसो को यहाँ पर रिग्रेट हो रहा होता है और वो बेचारा तो यहाँ पर ही रोने लग जाता है, क्योंकि इससे पहले तो वो कभी भी नहीं हारा। हाँ, हालांकि वो इसकी गेम नहीं थी, लेकिन फिर भी हार तो उसी की हुई। लेकिन तभी यहाँ पर अरिसो अपनी दूसरी गेम के लिए भागने लगता है सीधा ही शिनोबु के पास। लेकिन वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि उनके दो टीममेट्स तो यहाँ पर इंजर्ड हो चुके हैं। तब यहाँ पर शिनोबु कह रही होती है कि हमें इस गेम से पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि भला दो लोगों के साथ हम इस गेम को कैसे खेलेंगे। लेकिन अरिसो उसे मना कर देता है और कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हम दोनों दो है या फिर एक, क्योंकि यामाबुकी कभी भी पीछे नहीं हटता। तो इससे पहले कि हम यहाँ पर स्टार्ट करें तो मैं तुम्हें समझा दूं कि इस गेम में क्या होता है। दरअसल इस गेम के अंदर 4-5 लोग एक साथ मिलते हैं जो कि अपने ऊपर एक बंदे को उठा लेते हैं, अपने टीममेट को, जो कि एक किंग होता है, और उसके नीचे के लोग सभी उसके हॉर्सेस होते हैं। और उन्हें यहाँ पर करना ये होता है कि वो सामने वाले टीम के किंग का बैंड चुरा ले और जिसका बैंड पहले उतर गया वो गेम से बाहर हो जाएगा। और यहाँ पर नैने की टीम तो हैरान हो जाती है और कह रहे होते कि आखिर अरिसु कर क्या रहा है। और तब हम यहाँ पर देखते हैं कि अरिसु ने यहाँ पर शिनोबु को अपने कंधे पर बैठा लिया होता है और कहता है कि मुझे टीम की जरूरत नहीं है, हम दोनों ही इन्हें हराने के लिए काफी हैं। और फिर जैसे यहाँ पर गेम स्टार्ट होती है तो नैने सीधा जाकर उससे लड़ने लग जाती है और कहती है कि तुम मेरे रास्ते के सामने से हट जाओ, तुम मेरे मुंह के काफी क्लोज आ चुके हो। लेकिन वो भी यहाँ पर हटने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा होता और कहता है कि ये मेरी भी गेम है, आखिर भला मैं पीछे क्यों हटूं। तब वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मेरी तरफ मत देखो वरना मुझे उन दिनों की याद आती है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल वो इन दोनों की बात कर रही है जब इन दोनों ने यहाँ पर साथ मिलकर फेक डेट किया था। लेकिन अरिसो यहाँ पर ये चीज को समझ नहीं पा रहा होता और वो कह रहा होता कि आखिर तुम किसके बारे में बात कर रही हो। लेकिन इससे पहले कि यहाँ पर नैने उसे बता पाती तभी शिनोबु के सर से वो लोग बैंड को खींच लेते हैं और ऐसे कर वहाँ पर वो दोनों यहाँ पर गेम से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और यहाँ पर जैसे कि अरिसु नैने के साथ काफी बिजी था तो उसे यहाँ पर ये चीज के बारे में बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होता और वो यहाँ पर बाद में यहाँ पर शिनोबु से ये चीज के बारे में बताती है और कहती है कि हम लोग यहाँ पर बाहर हो गए। और ये चीज को वो यहाँ पर स्माइल के साथ कह रही होती है और हम देख ही सकते हैं कि अरिसु यहाँ पर वापस से पागल ही हो जाता है, क्योंकि वो लगातार एक ही दिन में 2 बार हार चुका है। आखिर पता नहीं वो अपने घर वालों को अपना मुंह कैसे दिखाएगा। जिसके बाद नैने की टीम यहाँ से आगे चली जाती है बाकी लोगों से लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर नैने जाते हुए उसे पीछे मुड़कर देख रही होती है और उसे यहाँ पर सुबारू के साथ देखकर काफी जेलसी फील हो रही होती है और वो कह रही होती है कि आखिर ये दोनों इतना ज्यादा क्लोज क्यों हैं, पता नहीं ये दोनों 24 घंटे एक दूसरे के पीछे क्यों लगे रहते हैं, क्या ये बिल्कुल भी थोड़ा सा दूर नहीं रह सकते, आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि आखिर वो क्या सोच रही है और वो यहाँ पर अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि उसे बिल्कुल भी ऐसी चीजें नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि उसका और अरिसु का कुछ भी लेना देना नहीं है, तो उसे बिल्कुल भी कोई हक नहीं है कि वो उसकी प्राइवेट लाइफ के बीच में आए। और जैसे कि यहाँ पर नैने का ध्यान भी नहीं था तो इसी बीच यहाँ पर उसकी टीम भी बाहर हो जाती है और अब यहाँ पर 15 मिनट का ब्रेक होता है और लगभग यहाँ पर सारे स्पोर्ट्स हो चुके थे और अब यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग क्लब वाले क्या पेश करेंगे वो दिखाना अभी भी बाकी था। तो दरअसल यहाँ पर शिनोबु का आइडिया ये था कि हम लोग यहाँ पर एक माइक्रोफोन को बनाएंगे कप और थ्रेड का यूज करते हुए, तो इसे ये होगा कि स्कूल का कोई भी बच्चा बिना अपनी आइडेंटिटी को रिवील करे वो इस माइक्रोफोन के अंदर कुछ भी बोल पाएगा, फिर चाहे वो अपना सीक्रेट बताए या फिर किसी को अपनी फीलिंग के बारे में कन्फेस करे, और वो भी ऐसा चीजों को कर पाएगा बिना अपना फेस दिखाए। तब अरिसु कहता
कहता है कि तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन तुम उन लोगों से लेटर्स भी तो लिखवा सकती थी, है ना, कि वो लोग यहाँ पर लेटर्स को लिख कर जाए और वो लेटर्स को तुम पढ़ लो। तभी यहाँ पर शिनोबू कहती है कि आखिर उसका मजा ही क्या रहेगा, फिर मजा तो तब आएगा जब वो अपने दिल की बातें अपने मुंह से कहे। और फिर वो कहती है कि मैंने तो पोस्टर्स भी बनाए हैं और अब हमें यहाँ पर उसे जगह जगह पर लगाना है ताकि सभी लोगों को इसके बारे में पता चल पाए। और अरिसो कहता है कि आखिर पता नहीं लग रहा कि तुमने असेंबली में क्यों नहीं कहा, अगर तुमने तब कहा होता तो पूरे स्कूल को इसके बारे में पता चल जाता और ज्यादा बच्चे कन्फेस करने के लिए आ पाते। तभी यहाँ पर इसके पीछे का रीजन नैने बता रही होती है और वो कहती है कि शिनोबू बिल्कुल भी गलत नहीं है। दरअसल हमारा स्कूल डेटिंग को प्रमोट नहीं करता, इस स्कूल के अंदर बच्चों का डेट करना मानो कि एक क्राइम की तरह है। और अगर हम यहाँ पर टीचर्स को बताते इसके बारे में कि हम ब्रॉडकास्टिंग रूम में मन की बातें बता रहे हैं, तो पक्का कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपने प्यार को कन्फेस करते हैं। तो इसे रोकने के लिए टीचर्स कुछ भी करते हैं। तो शिनोबू ने बिल्कुल सही किया कि उसने नहीं बताया। हाँ, हालांकि उन्हें अभी भी पता चल जाएगा, लेकिन बस फर्क इतना होगा कि अभी वो लोग इस चीज को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन तभी पीछे से यहाँ पर किसी की तो आवाज आती है और वो कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम इस चीज को बिल्कुल भी नहीं रोक सकते और तुम्हें सच में ये लगा कि हमें पता नहीं चलेगा। और हम देख सकते हैं यहाँ पर शिनोबू की हालत तो बिल्कुल ही खराब हो जाती है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर इनके पीछे यहाँ पर इनकी टीचर खड़ी होती है जिनका नाम है लेमन चैन, जो कि ब्रॉडकास्टिंग क्लब की मेन टीचर थी। और इसी के साथ और जैसे कि हम देखा तो मैं पूरा ही फोकस सुबारू के ऊपर था कि वो कैसे अपनी फीलिंग्स को सभी लोगों के सामने नहीं बता पाती। लेकिन फिर यहाँ पर अरिसो ने इस चीज को नोटिस किया और धीरे धीरे कर वो यहाँ पर अरिसो के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाती है। हालांकि वो अभी भी उतना घुल मिल नहीं पा रही होती उससे, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अपने सीक्रेट्स को किसी एक इंसान के साथ शेयर कर पा रही है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर देखा कि अब वो यहाँ पर जो चीज को करने वाले हैं उसके बारे में इनकी टीचर को पता चल गया है। तो आखिर इसके आगे क्या होगा। अब लेमन चैन इनका प्लान देखती है और वो लोग यहाँ पर बताते हैं कि हम इस चीज को ब्रेक में करेंगे और सभी बच्चे यहाँ पर आएंगे और सीक्रेटली अपने प्यार को कन्फेस करेंगे और इस चीज से यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग क्लब काफी फेमस हो जाएगा। तब नैने भी कहती है कि हाँ, मैं ये चीज को मानती हूँ, हमारे स्कूल की पॉलिसी है कि कोई भी बच्चा यहाँ पर रिलेशनशिप में नहीं आ सकता, लेकिन कम से कम वो अपना प्यार तो कन्फेस कर ही सकता है, वो भी हमारे जरिए। हम लोग यहाँ पर इस रूल को तोड़ेंगे, लेकिन वैसे नहीं। लेकिन यहाँ पर लेमन चैन ये सुन के मना कर देती है और कहती है कि रूल्स तो रूल ही होते हैं, तुम उसे नहीं तोड़ सकती। जिसके बाद यहाँ पर नैने कहती है कि मुझे पता ही था कि आप यही बोलेंगी, आप शुरू से ही काफी नेगेटिव हो। तभी लेमन चैन कहती है कि मैं एक टीचर हूँ और मैं चाहती हूँ कि चीजें वैसे ही चले जैसे कि चलती आ रही है अभी तक, और वैसे भी मुझे कोई भी मुसीबत में नहीं पड़ना। तब वहाँ पर ये सुनकर सभी लोग कह रहे होते हैं कि अगर आपको वैसी ही लाइफ चाहिए थी तो फिर आप टीचर बने ही क्यों। लेकिन अभी भी यहाँ पर लेमन चैन इन सभी की बातें सुनी नहीं रहे थी। तो तभी यहाँ पर मिस्टर परफेक्ट यानी कि अरिसो आता है और बीच में आकर कहता है कि मैं हूँ यामाबुकी अरिसो, आपसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता सकता हूँ। और हम देख ही सकते हैं कि यहाँ पर अरिसो अपनी बातों में उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लेमन चैन तो यहाँ पर सीधा ही कह देती है कि तुम बहुत ज्यादा अनोइंग हो। और यहाँ पर ये सुनकर तो बेचारा अरिसो बिल्कुल ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने जब से स्कूल के अंदर एडमिशन लिया है तब से उसे कोई ना कोई आकर उल्टा सीधा कह जाता है। और फिर यहाँ पर लेमन चैन आगे कह रही होती है और सिर्फ यही रीजन था जिस वजह से मैं नहीं चाहती थी कि ब्रॉडकास्टिंग क्लब में कोई भी लड़का ज्वाइन करे। तुम्हें बस पूरे स्कूल के अंदर पॉपुलर होना है और तुम्हें तो ऐसा भी लगता है कि तुम यहाँ के बॉस हो, लेकिन शायद से तुम भूल रहे हो यहाँ की टीचर मैं हूँ। और यहाँ पर शिनोबू उनसे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज मुझे करने दीजिए, क्योंकि मुझे आगे जाकर एक एंकर बनना है और ये मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी बात है। और फिर शिनोबू ये भी कह रही होती है साथ में कि आपको याद तो है ना कि पिछले साल हमारे साथ क्या हुआ था, हमारे क्लब का तो नाम पूरी तरीके से मिट्टी में ही मिल गया था और हमारी वजह से ही पूरा स्पोर्ट्स डे बिल्कुल बेकार हो गया था। लेकिन अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकती हैं कि इस बार सभी लोगों को काफी मजा आ रहा है, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर काफी स्मूथली चल रही है। और जरा सा सोचकर देखिए कि अगर इस बार का स्पोर्ट्स फेस्टिवल काफी अच्छा गया तो इसमें बस हमारा फायदा नहीं है, इसमें तो आपका भी फायदा है, क्योंकि पूरे स्कूल में आपका नाम हो जाएगा कि आपके बच्चों ने इतना ज्यादा बेहतर किया। जरा सोचिए बच्चे और उनके पेरेंट्स के बीच में आपकी रिस्पेक्ट कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और हम यहाँ पर देख ही सकते हैं कि ये सुनने के बाद तो यहाँ पर लेमन चैन बिल्कुल चेयर पर बैठी जाती है और फिर कहती है कि आखिर तुम सब यहाँ पर खड़े क्यों हो, जल्दी करो, काम पर लग जाओ। और इसका मतलब ये हुआ कि लेमन चैन यहाँ पर अपना फायदा देखकर बिल्कुल ही राजी हो गई। उसने आगे कोई भी सवाल किए बिना ये सारी चीजों के लिए मान गई। मतलब वाह, अपना फायदा देखते ही ये तो बिल्कुल ही अलग हो गई। और फिर नैने यहाँ पर इसे देखकर कह रही होती है ये तो काफी मतलब ही है। जब इन्हें पता चला कि इनका भी मतलब निकल रहा है, मतलब कि उनका भी फायदा है, तो ये तो एक ही बार में मान गई। लेकिन अब जैसे एक मुसीबत हटी तो दूसरी अपने आप ही खड़ी हो गई। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये लोग यहाँ पर पेनल्स को बांटेंगे कैसे। और शिनोबू तो कहती कि ये लोग उसे खिड़की से फेंक देंगे, लेकिन यहाँ पर लेमन उन लोगों को मना कर देती है और कहती है कि जरा बाहर देखो। और वो लोग वहाँ पर जैसे ही बाहर देखते हैं तो वहाँ पर एक पीटी टीचर होते हैं जो कि सारे लड़के और लड़कियों को अलग कर रहे होते हैं, क्योंकि इनका बस एक ही काम है स्कूल के अंदर कि कोई भी लड़का और लड़की साथ में दिखे तो उन लोगों को अलग करो और कांटेक्ट में ना आने दो। जिसके बाद यहाँ पर लेमन चैन कहती है कि अगर तुम यहाँ से फ्लैश को फेंकोगी तो वो उसे पक्का ही देख लेंगे और गलती से भी उनके हाथ में एक भी फ्लायर लग गया तो तुम्हारा पूरा ही प्लान चौपट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर ये सुनने के बाद सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये सभी बच्चों के पास ये मैसेज को पहुंचाए कैसे। तभी यहाँ पर नैने कहती है कि तो फिर हम यहाँ पर ग्रुप में मैसेज क्यों नहीं कर देते, लेकिन ये आइडिया पूरी तरीके से ही
बेकार था। और रिका कहती कि ऐसा करने से सभी बच्चों के पास ये मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास सभी बच्चों का नंबर नहीं है। तभी यहाँ पर लेमन कहती है कि पीई टीचर को तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करूंगी, तब तुम फ्लैश उन लोगों को बांट देना, और इसके बाद हम यहाँ पर मेरा प्लान को कंटिन्यू कर सकते हैं। और तभी यहाँ पर नैना कहती कि आखिर आपका मतलब क्या है मेरा प्लान से? ये पूरा ही प्लान शिनोबू का है, और अभी 5 मिनट पहले आप इसी प्लान के अगेंस्ट थी, तो बिल्कुल शिनोबू का क्रेडिट तो मत लीजिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लेमन बाहर चली जाती है, जहाँ पर सामाजी ने यानी कि पीई टीचर ने सभी बच्चों को अलग कर रखा था। और वहाँ पर लेमन आकर कहती है कि आप काफी देर से काम कर रहे हैं, क्यों ना हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें। और जिस तरीके से यहाँ पर लेमन पूछ रही होती है तो बेचारा उसे मना ही नहीं कर पा रहा होता, और वो भी यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए मान जाता है। लेकिन यहाँ पर इस काम के बदले में लेमन चैन को खुद को सेक्रीफाइस करना होगा, मतलब कुछ और मत समझना, उसे सिर्फ यहाँ पर पीई टीचर के साथ टाइम बिताना होगा। और जब तक यहाँ पर लेमन उसे बिजी रखती है तो यहाँ पर सभी बच्चे फ्लैश को बांटने लग जाते हैं सभी लोगों में। और यहाँ पर इन सभी लोगों को काफी जल्दी सब कुछ करना था, लेकिन ये सभी लोगों को एक साथ आखिर कैसे बुलाएंगे? और साथ ही इन्हें एक चीज का भी ध्यान रखना था कि ये सारे कामों के बीच कोई टीचर उन्हें न देख ले। और तब यहाँ पर नैना के दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो सभी लड़कियों को वहाँ पर बुला लेती है, जो देखकर अरिसु भी वहाँ पर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे भी जानना था कि आखिर क्या आइडिया है। लेकिन वहाँ पर वो उसे भगा देती है और कहती है कि लड़कों का इसमें कोई भी काम नहीं है। और वहाँ पर उसका जो भी प्लान था वो सभी लड़कियों को बता देती है। और यहाँ पर रिका के अलावा सभी लोग काफी खुश थे। और हम देख ही सकते हैं कि यहाँ पर रिका को ये चीज करने में काफी शर्म आ रही होती है, लेकिन नैना उसे समझा रही होती है कि शिनोबू के लिए हमें ये करना ही होगा। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इनका प्लान क्या था। दरअसल ये लोग यहाँ पर कॉस्प्ले कर आते हैं, जिससे वो पूरे स्कूल के सभी स्टूडेंट्स की अटेंशन को ग्रैब कर ले। और हाँ, ऐसा भी होता है क्योंकि वो लोग पहले से ही फेमस थे, और अब तो उन लोगों ने कॉस्प्ले भी कर लिया है। तो जैसे यहाँ पर सभी बच्चे उन लोगों को देखते हैं तो उनके पास चले जाते हैं, और जैसे ही सारे बच्चे यहाँ पर आते जा रहे होते हैं, वो लोग यहाँ पर सबको फ्लैश दे जा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ से यहाँ पर लेमन चैन भी भागते हुए आ रही होती है, और वो यहाँ पर अरिसु से चिल्लाते हुए कह रही होती है मुझे इस प्लान का पार्ट नहीं बनना, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। और हाँ, ये पीई टीचर के बारे में बात कर रही थी, तो प्लीज जल्दी करो, मुझे यहाँ से बचाओ। और वो यहाँ पर अरिसु के पीछे जाकर छुप जाती है, और यहाँ पर उन टीचर को देखकर वहाँ से बाकी लड़कियां भी भाग जाती हैं। वो तो काफी अच्छा हुआ कि यहाँ पर पीई टीचर को कुछ भी पता नहीं चला। और फिर वो लोग यहाँ पर वापस में क्लब रूम में आकर प्लान बना रहे होते हैं कि आखिर वो बच्चों की प्राइवेसी को बचाएंगे कैसे। तो फिर दरअसल ये लोग ऐसा करेंगे कि बच्चों को वो लोग एक अंधेरे कमरे में रखेंगे, जो कि एक एक करके ब्रॉडकास्टिंग रूम के बाहर जाएंगे, और वाइड फोन से ये लोग शिनोबू को मैसेज देंगे, और यहाँ पर शिनोबू उनका मैसेज पूरे स्कूल को सुनाएगी। तो इसे कभी भी किसी को भी नहीं पता चलेगा कि वो मैसेज आखिर किसने दिया था। और अब यहाँ पर लंच ब्रेक हो चुका था, तो शिनोबू भी यहाँ पर तैयार हो जाती है, और वो यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग करना स्टार्ट कर देती है, और कहती है कि अब लंच ब्रेक के अंदर कोई भी बच्चा आ सकता है, और हमें यहाँ पर आकर अपना सीक्रेट बता सकता है, और आप लोग यहाँ पर हमारे थ्रू उस लड़के या लड़की को कन्फेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में, जिसको कि आप पसंद करते हैं। और यहाँ पर ये सुनकर तो सामाजी ने कह रहा होता है, मतलब कि पीई टीचर कह रहा होता है कि मेरे होते हुए ये तो नहीं हो सकता, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाता, पीछे से यहाँ पर अचानक से लेमन सेन वापस से आ जाती है वहाँ पर उसके पास, और फिर से वहाँ पर आकर वो अपनी एक्टिंग करना शुरू कर देती है, और वहाँ पर उसे लंच को साथ में करने के लिए कहती है। और वहाँ पर वो इस तरीके से कह रही थी कि यहाँ पर पीई टीचर बिल्कुल भी मना नहीं कर पाता, और वो भी यहाँ पर लेमन चैन के साथ जाने के लिए मान जाता है। और हमें पता है कि ये सारी चीजें यहाँ पर लेमन चैन उन लोगों के प्लान को सक्सेस कराने के लिए कर रही है। और हम देखते हैं कि अब यहाँ पर ये चीज शुरू हो चुकी थी, और सबसे पहले यहाँ पर एक लड़की आती है, और वो यहाँ पर अपना मैसेज शिनोबू को दे देती है, और यहाँ पर शिनोबू पूरे स्कूल के साथ वो मैसेज को शेयर कर देती है, और कहती है कि ये है पहला कन्फेशन। और यहाँ पर जो लड़की है वो मैसेज देना चाहती है, जिसका की नाम है शिंदो-कुन, जो कि क्लास 2A में है, और वो तुम्हें बताना चाहती है कि वो तुम्हें काफी पसंद करती है। और ये सुनकर तो यहाँ पर इसे खुद को भी यकीन नहीं हो रहा होता, और कह रहा होता है क्या कोई लड़की मुझे भी पसंद कर सकती है। और हम देख ही सकते हैं यहाँ पर ये लड़का तो काफी शौक था, और तभी यहाँ पर शिनोबू वो मैसेज को काफी कंटिन्यू करती है, जो कि उस लड़की ने उसे दिया था, और वो मैसेज था कि मैं तुम्हें तब से पसंद करती हूँ जब से हम पहली बार मिले थे, और हम दोनों काफी अच्छे दोस्त भी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज तुम्हें भी पता हो कि आखिर मैं कौन हूँ, और अब मैं तुमसे यहाँ पर एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें काफी पसंद करती हूँ, और फिर तुम भी यहाँ पर अगर मुझे पसंद करते हो तो तुम भी कोई जवाब मत दो, बस अपनी जगह से खड़े हो जाओ, मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हारा आंसर हाँ है। और वो भी यहाँ पर खड़ा हो जाता है। आखिर ऐसा ऑफर कौन ही मना करेगा। तो तुम लोग भी यहाँ पर मुझे सच बताओ कमेंट कर कि अगर आपको कोई ऐसा ऑफर दे तो आखिर आप क्या कहोगे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे टीचर्स को भी ये चीज काफी अच्छी लगती है, क्योंकि ये काफी यूनिक कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो लोग जानते थे कि ये सामाजी ने नहीं होने देगा, मतलब कि पीई टीचर वो कैसे भी कर इन लोगों को रुकवा ही देगा। लेकिन आखिर इन लोगों को क्या पता कि वो भी यहाँ पर लेमन के साथ प्यार में पड़ चुका है। और यहाँ पर इस कन्फेशन को सुनने के बाद बाकी बच्चे भी काफी मोटिवेट हो जाते हैं, और यहाँ पर ये लोग तो बाहर की भीड़ को देखकर काफी शौक हो जाते हैं, और कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि इतने सारे लोग आएंगे। और मैं बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि आखिर इस रूम के अंदर इतना अंधेरा क्यों है, तो दरअसल यहाँ पर इसकी एक वजह है, ताकि यहाँ पर किसी को भी किसी का चेहरा न दिखे, और वो खुल के यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर सके, और किसी की आइडेंटिटी भी यहाँ पर रिवील न हो। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कन्फेस करने के लिए दूसरा लड़का आता है, जो कि एक लड़की को कन्फेस करने वाला होता है, और वो कहता है कि आखिर वो उसको कितना पसंद करता है।
है, लेकिन यहाँ पर वो लड़की उसे रिजेक्ट कर देती है और वो कहती है कि वो किसी और के साथ पहले से ही रिलेशनशिप में है। और ये सुनकर तो बेचारे का दिल टूट गया होगा। लेकिन अच्छी चीज ये थी कि कोई भी यहाँ पर उसका मजाक नहीं उड़ा पाएगा, क्योंकि कोई जानता ही नहीं कि आखिर ये मैसेज किसकी तरफ से था। तो इसी वजह से यहाँ पर सारे बच्चे काफी मोटिवेट हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई भी किसी डर के बिना अपने क्रश को कन्फेस कर सकते हैं। और तभी यहाँ पर इको कहते हैं कि बाकी बच्चों का तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें भी किसी को कन्फेस करना है या फिर कोई गलती माननी है जो कि तुम सामने नहीं कह सकती। और यहाँ पर सभी लड़कियां थोड़ा सा पहले तो हिचकिचा रही होती हैं, लेकिन धीरे धीरे कर वो लोग भी यहाँ पर मान जाते हैं। और यहाँ पर तीनों ही एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वो लोग यहाँ पर उससे लव कन्फेस कर रहे थे। दरअसल वो लोग यहाँ पर इसी से उससे माफी मांगना चाहते थे कि अरिसो उनका ड्रीम पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करता है, लेकिन तभी ये लोग साथ में मिलकर उसे कितना ही सुनाते रहते हैं और कभी भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो अब इन लोगों को यहाँ पर कन्फेस करने का मौका मिला है, तो इसी वजह से ये लोग यहाँ पर उससे माफी मांगना चाहेंगे। और ऐसे ही यहाँ पर सभी चीजें काफी स्मूथली चल रही थी। लेकिन यहाँ पर बेचारी शिनोबू की तो किस्मत ही खराब थी, क्योंकि अब यहाँ पर बीच में ही उसका माइक खराब हो जाता है। और जब तक यहाँ पर माइक काम नहीं करेगा तो आखिर वो बच्चों के पास अपना मैसेज कैसे पहुंचाएगी। और ये चीज को देखकर तो वो यहाँ पर ही रोने लग जाती है और कह रही होती कि इस बार का स्पोर्ट्स फेस्टिवल में खराब नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे चिल्ला चिल्ला के सभी लोगों को क्यों ना बताना पड़े। जिसके बाद वो यहाँ पर खिड़की के पास जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो अपने माइक का यूज नहीं करेगी, बल्कि वो खुद ही चिल्ला कर पूरे स्कूल को बता देगी। लेकिन यहाँ पर इको उसे पूरी तरीके से मना कर देती है और कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा गला इस वजह से खराब हो जाएगा। और क्या तुम्हें लगता भी है कि सभी बच्चे तुम्हें सुन पाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से अरिसु की एंट्री होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर हर बार की तरह उसके पास सॉल्यूशन होता है। दरअसल वो यहाँ पर पीटी टीचर का माइक्रोफोन चुरा कर ही आ गया था और कहता है कि वैसे भी तुम्हें एक एंकर बनना है, तो तुम्हें वैसे भी उन सभी लोगों को फेस करके ये बोलना चाहिए। तो चलो ये जल्दी से मेगाफोन को उठाओ और इस दिन को ऐतिहासिक बना दो। और यहाँ पर ये देखकर तो शिनोबू सीधा ही जाकर उसे हक कर लेती है, क्योंकि वो बता नहीं सकती थी कि आखिर वो कितनी ज्यादा खुश है। और उसे तो ऐसा लगा था कि सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन हर बार की तरह अरिसु ने उसे बचा ही लिया। और तभी यहाँ पर अरिसु उसके कान में कह रहा होता है कि मैं अपनी क्राइम बड़ी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये चीज को ऐसी ले कह रहा है क्योंकि इन दोनों ने ही साथ में स्कूल के नियम को तोड़े थे, जैसे कि स्कूल में चॉकलेट्स को खाना। और यहाँ पर सुबारो मेगाफोन को लेकर शुरू हो जाती है और यहाँ पर ये देखकर तो सभी बच्चे और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर शिनोबू को आमने सामने देख पा रहे थे। और अब तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका था और धीरे धीरे कर ऐसे ही काफी सारे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही थी। और वो यहाँ पर ऐसे ही काफी सारे लोगों के प्यार को कन्फेस करती है और वहाँ पर कई लोग तो उसे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कई लोग यहाँ पर रिजेक्ट भी हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अंत नजदीक आ चुका था और तभी दरवाजे के पास से किसी का तो मैसेज आता है और वो लड़की कह रही होती है कि मुझे यहाँ पर अपना प्यार कन्फेस करना है यामाबुकी अरिसु को। और जैसे कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा जा रहा था तब यहाँ पर शिनोबू आखिरी बार बाहर आती है और बाहर आकर यहाँ पर एक मैसेज को देती है। लेकिन इससे पहले कि वो मैसेज को दे दी तब अरिसु यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये पहली बार है कि ये बिल्कुल भी नहीं अटकी। मतलब कि पहले जब भी वो ब्रॉडकास्टिंग करती थी तो वो हर बार बीच में ही अटक जाती थी और उसे देखकर तो लगता है कि अब वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं है। और जिसके बाद वो यहाँ पर उसकी बात को ध्यान से सुन रहा होता है और यहाँ पर शिनोबू मैसेज देना शुरू करती है और वो कहती है कि कोई ऐसा था जिसको कि 3 साल पहले मैंने धोखा दिया। दरअसल 3 साल पहले एक लड़का मुझे काफी सपोर्ट किया करता था, लेकिन मैं उसे बिना कुछ बताए एकदम ही गायब हो गई और मैंने उससे आखिरी गुड बाय भी नहीं कहा। और सभी बच्चे यहाँ पर बातें कर रहे होते कि आखिर 3 साल पहले आखिर हमारे स्कूल में ऐसा कौन है जो कि 3 साल पहले से ही डेट कर रहा था। और हम देखते हैं यहाँ पर स्कूल में किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन यहाँ पर अरिसु समझ जाता है। और तभी यहाँ पर शिनोबू कंटिन्यू करती है और कहती है कि मैं 3 साल पहले भाग गई, मैंने अपने प्रॉमिस को नहीं रखा, लेकिन जब मैंने तुम्हें 3 साल बाद वापस से देखा तो मैं काफी डर गई थी। मुझे तो लगा था कि तुम मेरे ऊपर काफी गुस्सा होगे या फिर मेरी बात ही नहीं सुनोगे, लेकिन तुम मुझे आज भी ढूंढ रहे हो और अभी भी तुम मेरे सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो फाइनली मैं तुमसे वो चीज कहना चाहती हूँ जो कि मेरे दिल में 3 सालों से था। और अब यहाँ पर शिनोबू अपना माइक को नीचे रख देती है और वो यहाँ पर सीधा ही कह देती है कि अरिसु मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और यहाँ पर देखकर तो पूरा स्कूल काफी हैरान था और सोच रहे होते हैं कि आखिर ये मैसेज किसने दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर तो पहला साल है जब लड़के और लड़कियां दोनों ही साथ में पढ़ रहे हैं स्कूल के अंदर। इससे पहले तो ये सिर्फ लड़कियों का स्कूल हुआ करता था, तो फिर वो लड़की आखिर अरिसु को 3 साल पहले से कैसे जानती है। और यहाँ पर अरिसु भी सोचने लगता है कि अपोलो हर बार स्ट्रीम एंड करने से पहले आई लव यू बोला करती थी, लेकिन वो कभी भी डायरेक्ट मेरे लिए नहीं होता था, लेकिन इस बार सीधा ही उसने मुझसे कह दिया कि वो भी मुझे पसंद करती है, तो फिर आखिर वो छुप क्यों रही है मुझसे। लेकिन अब बात यह है कि आखिर वो मैसेज दिया किसने। और वो सीधा ही यहाँ पर शिनोबू के पास भागते हुए जाता है और वो यहाँ पर जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि जल्दी बताओ आखिर वो आखिरी मैसेज किसने दिया था। लेकिन वो यहाँ पर शर्मा जाती है और कहती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, मैंने बिल्कुल भी उसकी शक्ल को नहीं देखा और ये तुम बिल्कुल भी मत सोचना कि वो मैं थी, मैंने वो मैसेज नहीं दिया। और हम देख ही सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रही थी तो उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि ये लास्ट मैसेज को किसी और ने नहीं बल्कि खुद शिनोबू ने ही दिया था। और जिस तरीके से लास्ट में उसने उस मैसेज को कहा था वो देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो खुद ही ऐसा कहना चाहती है। और अरिसु यहाँ पर ये चीज को भी नोटिस करता है कि शिनोबू के हाथ भी यहाँ पर कांप रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर काफी ज्यादा नर्वस है, जो देखकर वो यहाँ पर डिसाइड करता है कि इस
बात को वो अभी के लिए दबा लेगा, क्योंकि उसे लगता है कि वो यहाँ पर शिनोबू के ऊपर प्रेशर बना रहा है। और फिर वो यहाँ पर शिनोबू को मोटिवेट करने के लिए कह रहा होता है कि तुम मुझे माफ कर देना, और वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हें ये चीज पूछने के लिए नहीं आया था। मैं बस तुमसे ये कहना चाहता था कि तुमने काफी अच्छा किया और पूरे ही स्कूल को तुम्हारा ये शो काफी अच्छा लगा। और यहाँ पर शिनोबू सीधा ही उसे हक कर लेती है। और अभी सिर्फ चारों लड़कियों में से ही शिनोबू ही एक है जो कि अरिसो की रिस्पेक्ट खुलकर करती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर स्पोर्ट्स फेस्टिवल खत्म हो चुका था और फाइनली यहाँ पर लेमन चैन भी फ्री हो चुकी थी। और अब यहाँ पर बेचारे अरिसो को पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाने पड़ रहे होते हैं, क्योंकि उसने यहाँ पर पीटी टीचर का मेगाफोन चुराया था। लेकिन तभी अचानक से उसके फोन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है और वो देखता है कि यहाँ पर अपोलो ने वापस से लाइव स्ट्रीम शुरू की है, जहाँ पर उसे मैसेज मिलता है कि मुझे ब्रॉडकास्टिंग रूम में आकर मिलो। और वो यहाँ पर बिना सोचे समझे सीधा ही रूम की तरफ चला जाता है और वो वहाँ पर जाकर एक कप को देखता है जो कि स्ट्रिंग के साथ लगा हुआ था। और दूसरी साइड से यहाँ पर अपोलो की उसे आवाज आती है। तब वो उसे पूछता है कि आखिर वो मैसेज किस लिए था और आखिर तुमने अचानक से ही कन्फेस क्यों किया। तब दूसरी साइड से यहाँ पर अपोलो बता रही होती है कि मैं काफी थक चुकी हूँ। 3 साल पहले मैं तुम्हें बिना कुछ बताए वहाँ से भाग गई थी और जब मैंने तुम्हें फिर से देखा तो मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाई और मैं तुमसे काफी कुछ कहना चाहती थी कि मैं भी तुम्हें काफी पसंद करती हूँ। लेकिन सच बताऊँ तो मैं काफी डरी हुई थी, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि मैं छुप छुप कर काफी थक चुकी हूँ। तब यहाँ पर अरिसो मजाक में ये चीज को कहता है अगर ऐसा ही है तो तुम मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा देती। और तब यहाँ पर अपोलो वो चीज बोलती है जो कि अरिसो ने बिल्कुल भी नहीं सोची थी और वो यहाँ पर कह रही होती कि दरअसल इसी चीज के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। तो आखिर आपको क्या लगता है कि इसका मतलब क्या हुआ? क्या सच में यहाँ पर अपोलो अपना फेस दिखाएगी? और हम देखते हैं कि यहाँ पर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आखिर आपको क्या लगता है कि उन चारों लड़कियों में से अपोलो कौन होगी। तो चलो कोई बात नहीं, इसको हम आगे देख ही लेंगे। और नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट ऐसा कमेंट कर देना। अगर ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।